हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तुम लोगों का जो कॉस्ट शीट और मटेरियल का कंबाइंड टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और अगर आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं पता है तो फटाफट से आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पर आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही कॉस्ट अकाउंटेंट की, जहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ cabhag.com पे। वहां पर जाके आप CMAzone में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट करके आप यहाँ पर सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो थ्रू वीडियो सॉल्यूशन जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डू कंसिडर टू लाइक द वीडियो एज वेल। ओके भैया, हम लोग कर लेंगे लाइक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार फटाफट से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर लगा देता हूँ। चलो जी, ये वाला पेपर हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से हम लोग अपना सोल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो कंपनी के पास 1000 यूनिट ऑफ ऑब्सोल्यूट आइटम्स है विच आर कैरिड इन इन्वेंट्री एट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 36,000 रुपीज। ऑल्दो उनका मार्केट का स्क्रैप जो है वो ओनली 4000 रुपए का, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 36,000 का आइटम है, बट आज के डेट में मार्केट में बेचने जाऊंगा तो सिर्फ 4000 में बिकेगा। इफ द आइटम आर रीवर्कड फॉर 12,000 रुपए, अगर मैं इस आइटम को रीवर्क करता हूँ, मतलब मैं इसको रेनोवेट करता हूँ, तो देन कैन बी सोल्ड फॉर 22,000। तो फाइंड द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सेलिंग द आइटम। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि आप अगर इस आइटम को रीवर्क करके बेच दोगे, अगर बेचना चाहोगे, तो मुझे ये बताओ कि कितना रेलेवेंट कॉस्ट लगा। रेलेवेंट कॉस्ट मतलब कितना खर्चा लगा अगर आप इसको 22,000 में बेचना चाहते हो रीवर्क कराने के बाद। तो पहले तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पर आपको रीवर्क कराने के लिए 12,000 रुपए देना पड़ेगा। तो 12,000 तो आपका अपफ्रंट खर्चा है इसको रेनोवेट करवाने का। इसके अलावा अगर आप ये रेनोवेशन नहीं करवाते, अगर आप ये रेनोवेशन नहीं करवाते तो उस सिचुएशन में ये जो स्क्रैप था वो मार्केट में 4000 में बिक जाता। तो 4000 में बिक जाता, बट क्योंकि आप इसको रेनोवेशन करवा दियो तो अब ये नहीं बिकेगा। तो दिस इज 4000 इज गोइंग टू बी आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और तुम लोग को याद होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यहाँ पर आपको इसको भी कंसिडर करना पड़ता है कि अगर, याद है तुम लोग को प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हमने पढ़ा था, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग अगर तुमने रिवाइज कर लिया तो तुमको याद होगा, वहां पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था कि अगर एबनॉर्मल गेन हो जाता है तो फिर नॉर्मल लॉस जो था उसकी स्क्रैप सेल नहीं हो पाती है, तो वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता था। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन। तो यहां पर मैं इसको 4000 में बेच सकता था अगर मैं यहाँ पर ये 12,000 खर्चा करके इसको 22,000 में नहीं बेचता। तो एक तो 12,000 अपफ्रंट कॉस्ट हो रही है और 4,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो दोनों भी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय रेलेवेंट कॉस्ट? ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट डालती है। तो दोनों भी डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट डालेगी। अब देखो 22,000 में मैं इसको बेचूंगा, ठीक है, 22,000 में मैं इसको सेल करूंगा और मेरी कॉस्ट लगेगी 12,000 रुपए की अपफ्रंट और 4,000 रुपए जो मैं नहीं कमा पाया वो। तो दोनों मिला के अगर मैं बात करूं तो 22,000 प्लस 4,000 टोटल होता है, टोटल सॉरी 12,000 प्लस 4,000 टोटल होता है 16,000। माइनस करूंगा 22,000 से तो मेरे को 6,000 का यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 6,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं ये करूँ तो, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं इसको सीधा मार्केट में 4,000 में बेच देता, तो उस टाइम पे 4,000 का प्रॉफिट होता। तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं? डेफिनेटली ये वाला, क्योंकि इसमें 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो एक बार मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिख के करके दिखा देता हूँ। देखो सोल्यूशन नंबर 1, तो सॉल्यूशन नंबर 1 के अंदर में आपको सबसे पहले लिखना है कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन, या फिर एक वर्डिंग यूज हुई क्वेश्चन में रीवर्क, आप दोनों भी यूज कर सकते हो। 12,000 ऐड करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये लगी आपकी 4,000 की। तो टोटल आपका रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा 16,000 रुपीज़ का। अगर आपका ये आंसर आया तो डेफिनेटली आप 1 मार्क्स यहाँ पर अपना कैरी कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन नंबर 1, दैट्स इट। छोटा सा सॉल्यूशन था, 1 मार्क्स का था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इन द करेंट क्वार्टर एक कंपनी अंडरगो कर रही है 2 जॉब्स, डेटा रिलेटिंग टू दीज जॉब्स आर एस अंडर। अब मैं तुम लोग एक चीज और रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग डायरेक्टली वीडियो में हेड कर लियो और अगर टेस्ट पेपर नहीं दियो तो ये तो यार बहुत गलत बात होगी, बट स्टिल अगर ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम लोग को थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा, तुमको फटाफट से, मतलब टाइम दूंगा मीन्स टू से जब मैं बोलूंगा नोट इट डाउन, तब आप इसको वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करना, बट वीडियो के साथ साथ में नोटिंग मत करना। आपको समझना है फैक्टर्स को। ये सारे क्वेश्चन जो है वो अलग क्वेश्चंस है। अगर ये पेपर में आए हैं, टेस्ट में आए, मतलब ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो वो एग्जाम में अगर आए तो आपको परेशान कर सकते हैं। तो उससे बेटर पार्ट ये कि आप पहले समझ लो, लिखने का काम बाद में कर लेना, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलर जॉब नंबर 2 जॉब यहाँ पर दिया हुआ है।
सेलिंग प्राइस बताया दोनों जॉब का, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बताया हुआ है, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ओके। डायरेक्ट मटेरियल भी बताया हुआ है और डायरेक्ट वेजेस भी बताया हुआ है दोनों जॉब का। क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज में बांटते हैं, जबकि सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स को हम एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, कंपनी हैज रिसीव्ड ए न्यू ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिमिलर जॉब। तो कंपनी ने एक और ऑर्डर रिसीव किया इसी सिमिलर जॉब का। आगे बोलता है क्वेश्चन, द एस्टीमेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस जो है वो 64,000 और 50,000 है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल इज रिक्वायर्ड। तो आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए है सेल्स पे, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू बी चार्ज। तो पहले हम लोगों को वो रेट्स निकाल लेने हैं जो परसेंटेज हम लोग चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड का। एट द सेम टाइम हमको सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर भी बताना है। तो ये आपका टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका ये वाला पोर्शन जो है ये आपको यहाँ पर आपको परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा दोनों का, फैक्ट्री ओवरहेड का, सेलिंग का, और फिर आपको न्यू ऑर्डर वाला बनाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वर्किंग नोट्स का पार्ट है यहाँ पर। तो टोटल अगर आप ये वाला फाइंड आउट कर लोगे तो आप लोगों को यहाँ पर 5 मार्क्स का क्रेडिट होगा, आई थिंक सो, एज पर द पोर्शन में। बाकी मैं पूरा सॉल्व करने के बाद ही क्लियरली बता पाऊंगा, ठीक है। अगर आप ये वाला पोर्शन निकाल लेते हो तो आपको 3 मार्क्स का होगा और 2 मार्क्स आपका वर्किंग नोट्स का है। तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये इस प्रकार से बनेगा। तो चलो सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन नंबर टू में पहले हम लोगों को जो परसेंटेज दो हमारे मिसिंग है वो निकालने पड़ेंगे, और उसके लिए हम लोगों को बनानी पड़ेगी पूरी फुल फ्लेजेड कॉस्ट शीट बनाएंगे, और वहां पर जो मिसिंग आइटम्स होंगे उनको हम कुछ एज्यूम करेंगे। तो वो एजम्पशंस हमारी क्या होगी, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो एजम्पशन होगी, लेट अस एज्यूम परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू एक्स एंड परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स के अलावा क्या है तुम्हारा, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इज इक्वल टू वाई। तो हमने एक्स परसेंटेज और वाई परसेंटेज यहाँ पर एज्यूम कर लिया है क्योंकि ये दोनों आइटम्स मिसिंग है हमारे। अब इसके बाद हमको बनाना है यहाँ पर पर्टिकुलर्स। दो जॉब्स है हमारी, जॉब नंबर 1102 और 1108। तो ये हमारी दो जॉब्स है। अब हमको इनको यहाँ पर पूरा बनाना है और जो मिसिंग फिगर्स है उसको एक्स और वाई ही रखना है। फिर लास्ट में हम साइमल्टेनियसली क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। रेगुलर क्लास में कराया हुआ है मेरे साथ, तो अगर आपको याद होगा तो फिर आप सारी चीज़ों को फिर से रिकनेक्ट कर पाओगे कि हाँ हम लोगों ने इसको रेगुलर क्लास में एक बार किया हुआ है। तो चलो फटाफट से यहाँ पर हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है हमारा 37,500 और 54,000। देन फिर डायरेक्ट लेबर है हमारा 30,000 एंड 42,000 का टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट विच इज 37,500 प्लस 30,000, 54,000 प्लस 42,000। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोगों ने लेके रखा है एक्स परसेंटेज ऑफ व्हाट, डायरेक्ट वेजेस। तो जो डायरेक्ट वेजेस है हमारे यहाँ पर ये देखो 30,000 का और 42,000 का, इसका हम लोगों को एक्स परसेंटेज लेना है। तो एक्स परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इफ 0 0 0 0 कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पर मैं व्हाइट कलर से मेन पार्ट लिख रहा हूँ और जो वर्किंग नोट वाला पार्ट है वो पर्पल कलर से आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300x और ये आ जाएगा 420x। तो दिस इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर यहाँ पर लिख देते हैं हम फैक्ट्री कॉस्ट, इसको मिलाने से आ जाएगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट किसको मिलाने से आएगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो 67,500 प्लस 300x 96,000 प्लस 420x। तो दिस इज व्हाट योर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री के बाद हम ले लेंगे यहाँ पर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्वेश्चन आपको साथ में दिया हुआ था, हमने उसको वाई परसेंटेज एज्यूम करके रखा हुआ है। तो दिस इज गोइंग टू बी सी। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज तो बता ही दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट लेना है। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी ये आई है
इसका परसेंटेज लेंगे हम, इसका वाई परसेंटेज यहाँ पर हम लेंगे। तो चलो इसका वाई परसेंटेज हम यहाँ पर वर्किंग नोट की तरह दिखाते हैं, फिर मेन पार्ट में वाइट कलर से दिखाऊंगा आपको। तो वाई परसेंटेज ऑफ 67,500 प्लस 300x एंड वाई परसेंटेज ऑफ 96,000 प्लस 420x। तो दिस इज वाई परसेंटेज, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का वाई परसेंटेज आपको लेना था। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर भी 0 0 0 0 कैंसिल, तो ये 675 वाई हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी 0 0 और 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xy। यहाँ पर क्या आएगा 960y प्लस 4.2xy। तो ये हमारा फिगर आ जाएगा। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को आप जब प्लस कर दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट। इसके अलावा और क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी ये प्लस ये, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पर मिलेगी, दैट इज 67,500 प्लस 300x प्लस 675y प्लस 3xy। यहाँ पर होगा 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको अगर समझ में आती है तो बोलो यस यस भैया यस। अभी लिखना नहीं है ना। अब इसके बाद इसमें टोटल कॉस्ट में ऐड होगा तुम्हारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हमको पता नहीं है भैया, प्रॉफिट तो हमको पता नहीं है, पर क्या हमको सेल्स पता है? यस, हमको पता हुआ है भैया सेल्स, हम लोग को पता हुआ है सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, एज यू कैन सी सेलिंग प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन 1,07,325 और 157,920। 1,07,325 और 157,920। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। हमारा सेलिंग प्राइस हम लोगों को पता हुआ है। अब सुनो मेरी बात को, क्या क्वेश्चन आपको परसेंटेज बता रहा है? किस चीज का परसेंटेज बता रहा है भैया? हमको क्वेश्चन बता रहा है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बता रहा है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बता रहा है 8%। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी कि आपको क्वेश्चन में जिस चीज का परसेंटेज दिया हुआ था आप उसको 100 एज्यूम कर लिया करो। तो परसेंटेज किसका दिया हुआ है? कॉस्ट का। तो अगर मैं दोनों जगह पे 100 एज्यूम कर लूँ कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट तो हमको पता ही नहीं है, कॉस्ट तो हमारी किस में, इक्वेशन में आ रही है, कॉस्ट तो हमारी इक्वेशन में आ रही है। ये देखो ना, आपको दोनों कॉस्ट इक्वेशन में आ रही है, इक्वेशन में, तो ये तो हमको पता ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी आपको क्वेश्चन में जो चीज के ऊपर परसेंटेज दिया रहता है उसको 100 एज्यूम कर लो। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा कॉस्ट 100 है, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा यहाँ पर कॉस्ट क्या है, 100 है। तो अब सोचो, अगर कॉस्ट 100 है तो कॉस्ट का 8% प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा मैं। ये देखो, मैंने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम, यही तुम्हारा वर्किंग नोट है, कॉस्ट बी 100। तो चाहे ये वाला जॉब हो चाहे ये वाला जॉब हो, दोनों सिचुएशन में तुम्हारी कॉस्ट 100 रहेगी। ये है जॉब नंबर जो भी, और ये है जॉब नंबर जो भी 1102 1108। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट 100 है। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है मेरा 8% और 12%। तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा? ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 112, 108 112। तो बताओ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल्स आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अब ये हमने क्यों निकाला भैया? क्योंकि हमको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है। तो इसको यूज करके इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सेल्स में, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कहां पर? सेल्स में। तो ये देखो 1,07,325 है सेल्स इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108, तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 7950। 7950, ये मैं वर्किंग नोट का यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ। और दूसरे का 157,920 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 112, तो ये हो जाएगा 16,920। ठीक है, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। ये देखो, ये प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस मैंने निकाला पहले और फिर इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब बनेगा फाइनल इक्वेशन, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल्स। तो देखो टोटल कॉस्ट कितनी है 67, देखो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
ये देखो, तो टोटल कॉस्ट है मेरी ये है प्रॉफिट, ये है टोटल कॉस्ट, ये है प्रॉफिट, ये है सेल्स। तो सबको पता है कि टोटल कॉस्ट दैट इज 67,500 प्लस 300x प्लस 675y प्लस 3xy प्लस प्रॉफिट 7950 इज इक्वल टू 1,07,325 आना चाहिए। वैसे ही दूसरे वाले के केस में भी होगा, और इससे हमारे दो इक्वेशन बन जाएंगे। दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है हमको इक्वेशन सॉल्व करना आता है। तो ये हो जाएगा 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy प्लस 16,920 इज इक्वल टू 157,920। तो ये मेरे दो इक्वेशन बन गए। अब यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है, तुम लोग को दिखाने के लिए बस लिखा था। ओके, तुम लोग कॉपी में लिखोगे तो आगे पीछे कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये मेरे दो इक्वेशंस यहाँ से फॉर्म हो चुके हैं, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स करके। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले तो दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करूंगा मैं, तो ये देखो ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, पहले तीनों को सेट ऑफ कर दो। तो ये हो जाएगा 67,500 प्लस 7,950 माइनस 107,325, तो 31,875 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 300x प्लस 675y प्लस 3xy माइनस 31,875 इज इक्वल टू 0। और इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 96,000 प्लस 16,920 माइनस 157,920, तो ये हो जाएगा 45,000। तो ये हो जाएगा 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy माइनस 45,000 इज इक्वल टू 0। अब आपको कोई एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जिसको आप एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वेशन में से, मतलब दूसरे इक्वेशन में दोनों इक्वेशन जब आपस में माइनस होंगे तो कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ 420 डिवाइड बाय 300 करके देखता हूँ तो ये होता है 1.4। अगर मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करूँ 3 को तो 4.2 आ जाएगा। जानबूझ के इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ऐसा सेट करेगी कि वो कट ही जाएगा। तो मैं देखा कि अगर मैं 420 को 300 से डिवाइड करूं तो ये आता है 1.4। अब इस अगर 1.4 को मैं इसमें सबसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा, एग्जैक्टली 4.2xy आएगा और 420 आएगा। तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये मैं कैसे पता लगाया मैं बता देता हूँ एक बार रफली, वैसे तो बेसिक मैथ्स है कि 420 में 420 डिवाइडेड बाय 300 करने से क्या नंबर आ रहा है, या फिर बेसिकली ये बोल सकता हूँ कि 300 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, 300 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि वो 420 के बराबर आ जाए। तो वो कौन सा नंबर कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू 420/300 करके निकलेगा, दैट इज 1.4। तो अगर मैं 1.4 को 300 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 420 आएगा, और वो फिर 420x कट जाएगा माइनस करने से। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, आई एम सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 1.4। ठीक है, 1.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 300 इंटू 1.4 तुम लोग भी करके देख सकते हो, 420x प्लस 675 इंटू 1.4 ये हो जाएगा 945y प्लस 3 इंटू 1.4 तो ये हो जाएगा 4.2xy माइनस 31,875 इंटू 1.4 तो ये आएगा 44,625 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं 3 को माइनस करने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या क्या होने वाला है, ये देखो 420 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, 960 माइनस करेंगे 945 तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 45,000 माइनस करेंगे 44,625 तो ये हो जाएगा 375। तो y का वैल्यू आएगा 375/15 दैट इज 25, और ये परसेंटेज में आंसर है तो 25% इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ y। y का आंसर आ जाएगा 25%। अब इस y को किसी भी इक्वेशन में डाल के आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज में, कोई भी एक इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, लेट से ये वाला इक्वेशन नंबर 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन में जिसमें आपका मन
इवन एक्सटेंडेड वर्जन या शॉर्टेन वर्जन कहीं पर भी डालना है, y का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आ जाएगा। पुटिंग y इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 300x प्लस 675 इंटू 25, 16,875 प्लस 25 इंटू 3, 75x माइनस 31,875 इज इक्वल टू 0। 31,875 माइनस 16,875, तो ये हो जाएगा 15,000 इस साइड, और ये हो जाएगा 375 से डिवाइड, x का वैल्यू आ जाएगा 40%। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया 40%। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन का मेन पार्ट था कि हम लोगों को परसेंटेज निकालना था x का और y का, वो अब आ चुका है। x और y का हम लोगों को परसेंटेज मिल चुका है। अब इस परसेंटेज को हम लोगों को अप्लाई करके बताना है। ये देखो क्वेश्चन ने बोला था फाइंड आउट द रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग, एडमिन ओवरहेड टू बी चार्ज। ठीक है, हमको अब बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ द न्यू ऑर्डर क्या होगा। तो न्यू ऑर्डर में हमारा डायरेक्ट वेजेस है 64,000 और डायरेक्ट मटेरियल है 64,000 और डायरेक्ट वेजेस है 50,000। तो देखो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ न्यू ऑर्डर। तो न्यू ऑर्डर का हम लोगों को यहाँ पर कॉस्ट बताना है। तो यहाँ पर हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह तुम लोग देख लेना, पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिखना है आपको। ठीक है, वो तो आपको ध्यान में हो गई। 64,000 एंड 50,000 का टोटल लेंगे तो 64,000 प्लस 50,000 इज गोइंग टू बी 1,14,000 इज माई प्राइम कॉस्ट। लेट्स टेक फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज, तो दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने x एज्यूम किया था, राइट। तो ये हो जाएगा 40% ऑफ 50,000 डायरेक्ट लेबर का। ठीक है, डायरेक्ट लेबर का 40%, तो 4 5 20, ये हो जाएगा 20,000। तो ये आएगा 1,34,000। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम लेंगे इसमें सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स, तो ये आएगा मेरा 25% ऑफ 1,34,000 फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट का लेना है तो 25% ले लो, 33,500 आ जाएगा। ये तो प्लस कर देंगे तो 1,67,500 इज माई टोटल कॉस्ट। दिस इज माई टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन ने बोला था कि हमको 20% ऑन सेल्स कमाना है, तो यानी कि 1/5 ऑफ सेल्स कमाना है। और 1/5 ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? 1/5 ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है भैया। तो 1/4 ऑफ कॉस्ट ले लो, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 41,875 हो जाएगा। तो सेल्स आ जाएगी मेरी 167,500 प्लस करने से 2,09,375। दिस इज माई सेल्स एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यस, और इतना अगर आप करोगे, ये आपका 3 पेज तक का सोल्यूशन चला गया, तो आपको तब जाके फिर मिलेंगे यहाँ पर फुल 10 मार्क्स। यहाँ पर ये भी क्या बोलते हैं, कुछ मतलब जगहों पे सॉल्यूशंस पे तुम लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब परसेंटेज फाइंड आउट हो जाता है ना, तो परसेंटेज फाइंड आउट होने के बाद में फिर से जॉब नंबर 1102 और 1108 की कॉस्ट शीट बनानी होती है। मेरे हिसाब से तो नहीं बनानी है, क्योंकि 10 मार्क्स इज सफिशिएंट फॉर दिस मच प्रेजेंटेशन। लाइक ऐसा आपको करके आना है, तो फटाफट से एक बार इसको नोट डाउन आप लोग कर लेंगे। आगे पीछे करके मैं एक एक बार करके तीनों पेजेस दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यस बच्चा पार्टी हो गया क्या? यस भैया, डन डन डन। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर तो एक बार मैं पेजेस को यहाँ पर ले आता हूँ ताकि क्वेश्चन हमको आगे पीछे दिख जाए। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ जेके लिमिटेड 5,20,000 यूनिट है पर एनम। तो मैक्सिमम में लोग इतना ही बना सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से है कि डायरेक्ट मटेरियल 15 रुपये पर यूनिट लगता है, डायरेक्ट लेबर 9 रुपये पर यूनिट लगता है, बट सब्जेक्टेड है टू अ मिनिमम ऑफ 2.5 लाख रुपये पर मंथ। यानी कि किसी भी सिचुएशन में ये अमाउंट 2.5 लाख रुपये पर मंथ से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड है आपकी 9,60,000 पर एनम की। वेरिएबल ओवरहेड्स है 8 रुपये पर यूनिट्स का।
सेमी वेरिएबल ओवरहेड है 5,60,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी और एडिशनल 1.5 लाख रुपए लगेगा फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि 5%, 2%, 1%, 10%, 25% एडिशनल या कोई भी पार्ट उसका बढ़ रहा होगा। लेट से 50 के बाद 51% हो गया तो भी 1.5 लाख ऐड होगा, 55 हो गया तो भी 1.5 लाख ऐड होगा। तो मैं आपको स्लैब के थ्रू समझा दूंगा क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन बोलता है जेके लिमिटेड वर्कआउट कर रहा है 60% कैपेसिटी में फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो शुरू के 3 महीने के दौरान हम 60% कैपेसिटी पे वर्क किए और ड्यूरिंग द ईयर 2008, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क एट 90% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 44 रुपीज है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो आपको बोल रहा है क्या सेलिंग प्राइस शुड बी फिक्स फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स टू यील्ड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 15,60,500 फॉर द होल ईयर। तो बोल रहा है कि हम लोग साल के शुरुआती दिनों में 44, शुरू के 3 महीनों में 44 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस लेके चल रहे थे। अब हम ऐसा कौन सा सेलिंग प्राइस कोट करें जिससे हम लोग टोटल प्रॉफिट पूरे साल के दौरान 15,60,500 कमा के दे। भैया तो मार्जिनल का चैप्टर हो गया, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला नहीं, कॉस्ट शीट वाला ही है। चलो इसको करते हैं सॉल्व सोल्यूशन नंबर 3 के साथ। भैया कोई सा अच्छा सा कलर ले लो। ओके चलो जैसा आप बोलो। लो जी ब्लू कलर, लो जी लो जी लो। सॉल्यूशन नंबर 3। तो सॉल्यूशन नंबर 3 में हम लोगों को मेजरली बनाना तो कॉस्ट शीट ही है, बट उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स आप बाद में भी बना सकते हो, हम पहले बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों को जो प्रोड्यूस करना है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स वो आप समझो 3 महीने का और 9 महीने का हमको अलग अलग चाहिए है। तो हम लोग की कैपेसिटी क्या है, 5,20,000 यूनिट है पर एनम, लेकिन हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स पे किस, पहले तो 5,20,000 पर एनम है तो 3 महीने का कितना होगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 महीने का होगा 1,30,000। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 5,20,000 हमारा टोटल है, उसमें 3 महीने का कितना होगा ये हम लोग पहले जानेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मेरे को पीछे करना पड़ेगा और थोड़ा मेरी तबीयत खराब है तो डू कंसिडर दैट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग ऐसा लगेगा अरे भैया एनर्जी में कुछ कमी लग रही है, उसको आपको कंसिडर कर लेना है। देखो 5,20,000 पूरे साल का है तो 3 महीने का पहले प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, वैसे ही यहाँ 5,20,000 पूरे साल का है तो 9 महीने का प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। अब फर्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग 60% कैपेसिटी में ऑपरेट किए हैं, बट रिमेनिंग 9th मंथ में हमने 90% कैपेसिटी में ऑपरेट किया है। तो अकॉर्डिंगली विल फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ दीज आइटम्स। 90% यूनिट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इंटू 60%, यानी कि मैंने 78,000 यूनिट्स बनाया फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स और 5,20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 90%, तो मैंने 3,51,000 यूनिट्स बनाया फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन ये दोनों को मिलाने से आ जाएगा जो कि आ रहा है 4,29,000 यूनिट्स। ओके यस। सेकेंड चीज होगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट तो वो हमको क्वेश्चन ने बोला है सीधा 15 रुपये पर यूनिट है, तो 15 रुपये पर यूनिट ही ले लेंगे। तो 78,000 इंटू 15 और 3,51,000 इंटू 15, तो ये कितना आ जाएगा 78,000 इंटू 15 11,70,000, 3,51,000 इंटू 15 ये आ जाएगा 52,65,000। दिस इज व्हाट माई डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा। सिंपल है, 15 रुपये पर यूनिट बोला था, इसे मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है डायरेक्ट लेबर 9 रुपये पर यूनिट लेना है, बट मिनिमम 1.5 लाख रुपए पर मंथ तो दोगे ही दोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ डायरेक्ट लेबर और 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मैं निकाल दूँ 78,000 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा ये इंटू 9, ये आ रहा है 7,02,000। एक सेकेंड, 78,000 इंटू 9, अच्छा ये नहीं, ये तो 3 महीने का है, सॉरी 1 महीने का चाहिए ना मेरे को। 5,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 60%, तो 26,000 यूनिट होता है। 26,000 यूनिट इंटू 9 रुपये करूँ तो ये आ रहा है 2,34,000, 33,999 यानी कि 34,000। तो बेसिकली अगर तुम लोग यहाँ पर ऐसे समझो तो 78,000 इंटू 9 में ईजी समझाता हूँ तुम लोग को। 7,02,000 आ रहा है 3 महीने का, 3 महीने का 7,02,000 आ रहा है। अगर मैं 2.5 लाख पर मंथ लेके चलूँ और अगर मैं 2.5 लाख पर मंथ लेके चलूँ इंटू 3 तो 7,50,000 आ रहा है। तो कितना आ रहा है 7,50,000 आ रहा है। तो 3 महीने का कितना आना चाहिए, 3 महीने का कितना आना चाहिए, विच एवर इज हायर वाला सीन है यहाँ पर। क्या वाला सीन है, विच एवर इज हायर वाला सीन है यहाँ पर। तो बेसिकली 7,02,000
और 7,50,000 में से जो हायर अमाउंट है वो होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सब्जेक्ट टू मिनिमम 2.5 लाख पर मंथ, तो कम से कम 2.5 लाख पर मंथ मिलना ही चाहिए, यानी 3 महीने में 7.5 लाख मिनिमम मिलना ही चाहिए। 3 महीने में 7.5 लाख मिनिमम मिलना चाहिए। यहाँ पर तो 3 महीने में हमको 78,000 यूनिट के हिसाब से 7,02,000 मिल रहा है, तो वो तो कम है। तो हम लोग यहाँ पर 7,50,000 को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टिक, ये वाला लेके चलेंगे। दूसरे वाले केस में देखूँ मैं तो 3,51,000 इंटू 9 OR और 2.5 लाख इंटू 9 महीने, तो 2,50,000 इंटू 9 मंथ्स, तो 22,50,000 बेयर मिनिमम मिलना ही चाहिए। 22,50,000, ये देखो 22,50,000 बेयर मिनिमम मिलना ही चाहिए। बाकी कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 3,51,000 इंटू 9, तो ये मिल रहा है 31,59,000। तो बेसिकली अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 22,50,000 मिनिमम मिलना चाहिए था, बट हमको तो 31,50,000 59,000 मिल रहा है। तो यस, हम लोग इसमें यहाँ पर इसको ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ने बोला था कि कम से कम आपको 2.5 लाख पर मंथ तो मिलना ही चाहिए। तो आप एक बार कंपेयर करोगे, 3 मंथ में 7,02,000 मिल रहा है, तो वो 7,02,000 जो है वो 7.5 लाख से कम है, तो हम 7.5 लाख देंगे। और 9 महीने में 22,50,000 मिलना चाहिए था बेयर मिनिमम के हिसाब से देखूँ तो, 2.5 लाख पर मंथ के हिसाब से देखूँ तो, बट हमको 31,59,000 मिल रहा है, तो हम उसी को कंसिडर कर लेंगे जितना मिल रहा है। तो दिस इज अबाउट योर डायरेक्ट लेबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स 9,60,000 पर एनम बोले, बात खत्म। तो यहाँ पर फिक्स्ड वाला जो पोर्शन हो जाएगा 9,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो 2,40,000, 9 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो 7,20,000। दैट्स इट। वेरिएबल पोर्शन की बात करें, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो सीधा बोला 8 रुपये पर यूनिट, तो 78,000 इंटू 8 और 3,51,000 इंटू 8, ठीक है। $28,08,000, 6,24,000, दिस इज वेरिएबल पोर्शन। लेट्स टॉक अबाउट सेमी वेरिएबल पोर्शन। तो क्वेश्चन ने बोला है सेमी वेरिएबल पोर्शन के लिए 5,60,000 पर एनम है, पर एनम मतलब पूरे साल का 5,60,000 है। अब ये भी भाई 50% कैपेसिटी तक ही होगा, मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो ये तुम्हारी टोटल 100% कैपेसिटी का ग्राफ है, ठीक है, ये पूरा 100% कैपेसिटी का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 50% तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑपरेट कर रहे हो तो 5,60,000 तो देना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर 50% तक ऑपरेट कर रहे हो तो 5,60,000 तो देना ही पड़ेगा। अगर इस पोर्शन में कहीं पर आ जाते हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कितना प्लस करने बोला था, 1.5 लाख बोला था ना, यस। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो भी पहले दे रहे थे उसमें 1.5 लाख, मतलब 5,60,000 दे रहे थे ना पहले, उसमें 1.5 लाख और ऐड कर दो। और अगर इस पोर्शन को क्रॉस करके और अनदर इस पोर्शन में आ गए तो यहाँ पर फिर से 1.5 लाख प्लस हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली फिर और आगे बढ़ते जाओगे तो ऐसा। ये किसका किसका, ये 25-25% का स्लैब है, ये 25-25% का स्लैब है। अच्छा भैया, अगर मैं स्लैब में थोड़ा सा भी एंटर हो गया तो भी 1.5 लाख ऐड करना पड़ेगा। हाँ भैया, ये वाले स्लैब में थोड़ा सा भी ऐड कर दिया तो 5,60,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख करना पड़ेगा, यस। क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि प्लस कर देना जितना पहले दे रहे थे। तो तुम सोच के देखो, अगर तुम इस स्लैब में आ जाते हो, अगर तुम इस स्लैब में आ जाते हो तो भाई ये दोनों स्लैब क्रॉस करके आओगे ना, तो ये वाला भी लोगे, ये वाला भी लोगे, फिर ये वाला भी लोगे। अब इसके आगे और अगर 25% आ गए और 25%, तो फिर 1.5 लाख और ऐड कर देना। कैसे 1.5 लाख, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो जैसे जैसे स्लैब क्रॉस करते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आपका 1.5 लाख और ऐड होते जाएगा 25% और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ मतलब इतू सा भी अगर क्रॉस कर दियो, ये वाले पॉइंट को क्रॉस करके इतना सा भी आगे आ गए हो तो भी 1.5 लाख पूरा पूरा ऐड करना पड़ेगा, पूरा पूरा। और ये पूरा अमाउंट जो है वो पर एनम है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, ये क्यों ध्यान में रखना है भैया, क्योंकि समझो आप 60% कैपेसिटी में ऑपरेट कर दो फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, तो 60% कहां पर फॉल करेगा, समथिंग अराउंड यहां पर फॉल करेगा, यहां पर 60%, यानी कि आप सेकंड स्लैब तक पहुंच गए हो। तो आपका फर्स्ट 3 मंथ्स का हो जाएगा 5,60,000 प्लस 1.5 लाख, तो कितना हो जाएगा ये 5,60,000 प्लस 1,50,000, ये आपका बनेगा 7,10,000 फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। अब ये अमाउंट तो पर एनम है, तो इसको 3 महीने के लिए पहले प्रोपोर्शनेट करो, क्योंकि अमाउंट पर एनम है, पर एनम अमाउंट है, तो इसको 3 महीने के लिए प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो इंटू 3/12 करके इसको हम लोग प्रोपोर्शनेट करेंगे, ठीक है। और फिर तुम्हारा जो भी अमाउंट आ रहा है उसको यहाँ पर लिख देंगे।
ये आएगा 1,77,500। ठीक है, सेकेंड केस में हम 90% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट स्लैब क्रॉस, सेकेंड स्लैब क्रॉस, इवन थर्ड स्लैब में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो इसका टोटल अमाउंट बनेगा 5,60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000। अब 8,60,000 ये अमाउंट तो पर एनम है। अब ये 9 महीने के लिए मेरे को कैलकुलेट करना है, तो इंटू 9/12, तो ये आएगा 6,45,000। ठीक है, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का भी कैलकुलेशन हो चुका है। ठीक है, बस दैट्स इट, इतना ही करना था। तो सबसे पहले ये कार्यक्रम आप देख लो, इसके बाद हम लोगों को बनानी है कॉस्ट शीट। ये वाला पोर्शन बस आपको समझना था कि भाई अगर आप थोड़ा सा भी क्रॉस कर दोगे, थोड़ा सा भी क्रॉस कर दोगे तो भी आपको उसको लेना है। थोड़ा सा भी क्रॉस कर दोगे तो भी आपको 1% भी, भैया 51% आऊंगा तो भी 1.5 लाख ऐड करना पड़ेगा। हाँ, और फिर पर एनम अमाउंट है ये कौन सा अमाउंट है? ये पर एनम दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर एनम दिया हुआ है, तो इसको आपको मंथ में प्रोपोर्शनेट भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही यही है इस क्वेश्चन का, मंथ वाइज प्रोपोर्शनेट करने वाला। ठीक है, चलो फटाफट से कॉस्ट शीट बना लेते हैं। कॉस्ट शीट, इससे ही सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना, मेन मुद्दा तो वही है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर मैं डायरेक्ट मटेरियल। तो ओके, डायरेक्ट मटेरियल हम लोग यहाँ पर निकाल चुके थे। टोटल अमाउंट लिखेंगे सीधा 11,70,000 प्लस 52,65,000, तो ये आ रहा है 64,35,000। डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर का भी टोटल अमाउंट ले लेते हैं सीधा, 7,50,000 प्लस 31,59,000, तो ये आ जाएगा 39,09,000। तो ये आएगा 1,03,44,000, 1,03,44,000। दिस इज व्हाट प्राइम कॉस्ट। ओके, अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा तीन टाइप का ओवरहेड दिया हुआ है, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर क्लासिफिकेशन नहीं दिया तो सीधा ओवरहेड्स लिख देते हैं यहाँ पर। और ओवरहेड्स में तीन बाइफर्गेशन बना देते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो फिक्स्ड वाला तो टोटल लेंगे सीधा 2,40,000 प्लस 7,20,000, 9,60,000। अलग अलग करके नहीं भी दिखाते तो चल जाता। वेरिएबल वाले पोर्शन में लेंगे 6,24,000 प्लस 28,08,000, तो ये आ जाएगा 34,32,000, 34,32,000। एंड सेमी वेरिएबल में लेंगे 1,77,500 प्लस 6,45,000, तो 8,22,500। ठीक है, तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? ये बनेगी भैया, ये बनेगी 1,55,58,500। ठीक है, दिस इज माई वॉट टोटल कॉस्ट। अब मेरे को कितना प्रॉफिट कमाना है, क्वेश्चन में दिया है 15,62,500। तो उस हिसाब से मेरी सेल्स कितने की होनी चाहिए? 15,62,500, तो मेरी सेल्स होनी चाहिए 1,71,21,000 की पूरे साल में। पूरे साल में इतने की सेल्स होनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, अब सुनो। हमने साल के फर्स्ट 3 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने कितने यूनिट्स बेचे? 78,000 यूनिट्स बेचे। और वो 78,000 यूनिट्स हमने 44 पर यूनिट के कॉस्ट में बेचा है, बोलो हाँ, यस। तो यानी कि 78,000 into 44, this is our selling price for the first 3 months, right? For the first 3 months, plus for the remaining 9 months, how many units we are going to sell? We already know about it, 3,51,000 units हमने निकाल लिया है। 3,51,000 यूनिट्स हम बेचेंगे फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स, पर इसका सेलिंग प्राइस ही तो हमको पता लगाना है, और ये टोटल मिला के 1,71,21,000 के बराबर हो जाना चाहिए। ये टोटल मिला के टोटल सेल्स पूरे साल की 1,71,21,000 हो जानी थी। तो अब हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आ रहा है बेटा 39, सेलिंग प्राइस आ रहा है 39 इसको सॉल्व करने से। अब ये मत बोलना इसको सॉल्विंग नहीं बना तुम लोग को,
ये मत बोलना कि इसका सॉल्विंग नहीं बना तुमको, ठीक है। 3,51,000 इंटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1,71,21,000 माइनस 78,000 इंटू 44, ठीक है। तो ये मेरा आया था 1,36,89,000 ये करने के बाद। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बोलो आ गई क्या बात समझ में? यस। तो मेजरली हम लोग को ये बताना था कि सेलिंग प्राइस कितना होगा इसमें। 39 इज गोइंग टू बी आवर सेलिंग प्राइस, ठीक है, फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। मेन पार्ट इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट एक बार फटाफट से रिकैप कर दूं तो पहले हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में 60% कैपेसिटी में ऑपरेट करेंगे, तो 5,20,000 पर एनम यूनिट्स दिए हुए हैं, उसको 3 महीने के लिए निकालेंगे और 60% कैपेसिटी निकालेंगे। फिर 5,20,000 का 9 मंथ के लिए 90% कैपेसिटी निकालेंगे, तो हमारी यूनिट्स आ जाएगी। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट मटेरियल निकाल लेंगे इंटू 15 करके। डायरेक्ट लेबर के लिए क्वेश्चन बोला था कि आपको 9 रुपए पर यूनिट देना है, बट मेक श्योर 2.5 लाख रुपए पर मंथ से कम कभी ना दो। तो हमने पहले केस में निकाला 78,000 इंटू 9, 78,000 यूनिट्स इंटू 9, तो 7,02,000 आया, जबकि 3 महीने का 2.5 लाख के हिसाब से 7.5 लाख आना चाहिए। तो हमको क्वेश्चन बोला था 2.5 लाख से कम तो होना नहीं चाहिए पर मंथ, तो हमने 7,50,000 को कंसिडर कर लिया वहां पर। दूसरे केस में 3,51,000 इंटू 9 31,59,000 आ रहा है, जबकि अगर बेयर मिनिमम की बात करूं तो 22,50,000 है, तो हम ऑब्वियसली ज्यादा वाला लेंगे, ठीक है। फिर फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको बस 3 मंथ और उस पर बांट दिया 9 मंथ में। वेरिएबल कॉस्ट हमको 8 रुपए फ्लैट बोली हुई थी पर यूनिट, वो भी हमने ले लिया। सेमी वेरिएबल के लिए क्वेश्चन बोला था कि 50% कैपेसिटी तक ऑपरेट करोगे तो 5,60,000 लगेगा, बट अगर उसके बाद 25% कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ इंक्रीज करते हो तो 1.5 लाख रुपए ऐड कर देना जितना पहले दे रहे थे उसमें। तो बेसिकली 50% तक 5,60,000, बट उसके ऊपर 25% तक कहीं पर भी हो तो 1.5 लाख और ऐड करना। फिर 75 के बाद 50 प्लस 25 75 के बाद फिर 100% तक कहीं पे भी फॉल करो तो 1.5 लाख और ऐड करना। तो फर्स्ट 3 मंथ में हम लोग 60% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि सेकंड स्लैब तक है, हम लोग सेकंड स्लैब में पहुंच चुके हैं। तो 5,60,000 प्लस 1.5 लाख 7,10,000 होता है, बट वो पर एनम अमाउंट है, हमको उसको 3 महीने के लिए निकालना पड़ेगा। फिर सेकंड केस में रिमेनिंग 9 मंथ में हम लोग 90% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे थे, तो 90% कैपेसिटी मतलब थर्ड स्लैब तक आ चुका है वो। तो थर्ड स्लैब में 5,60,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख, तो टोटल 8,60,000 हुआ। उसको 9 मंथ के लिए हम लोग प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे, क्योंकि वो पर एनम अमाउंट आ रहा है, हमको 9 महीने का चाहिए। तब फिर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और ये तुम्हारा फिर फाइनल आंसर है। फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 किस बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जेड लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। क्या बोलता है क्वेश्चन कि डायरेक्ट मटेरियल है आपके पास, डायरेक्ट वेजेस है, प्रोडक्शन ओवरहेड से 75% जिसमें से वेरिएबल है, एडमिन ओवरहेड से इसमें 75% वेरिएबल है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें से 50% वेरिएबल है, सेल्स है 10,000 यूनिट का, ओपनिंग स्टॉक नील है जबकि क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स है, और कोई WIP नहीं है। 16-17 में हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट विल बी इंक्रीज बाय 1/3 और सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 50% by incurring additional advertisement expenditure of 1,45,200। एज्यूम करो दैट ओपनिंग स्टॉक इज ऑन अ फीफो बेसिस, ठीक है, बिफोर यूजिंग द करंट ईयर्स आउटपुट। मटेरियल प्राइस 5% से बढ़ेगा, वेज रेट इंक्रीज होगा 5% से, वाइल ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी जो है 4% से गिर रही है। वेरिएबल ओवरहेड विल बी सेम रेट एज लास्ट ईयर। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 25% से बढ़ेगा, सिर्फ प्रोडक्शन वाला ना। Assume करो प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट विल अचीव एज पर द बजटेड लास्ट ईयर विल अचीव्ड एज पर द एस्टिमेट दिस ईयर ऑल्सो। द कंपनी विल रिवाइज द सेलिंग प्राइस इन 2016-17 टू 125 रुपए। सेम सेलिंग प्राइस विल होल्ड फॉर द यूनिट सोल्ड फॉर द ओपनिंग स्टॉक ऑल्सो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17। तो ये आपका एक फुल फ्लेजेड कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन नंबर 4 की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों को चलो कॉस्ट शीट ही बना के पूरी दिखानी।
ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए हमको इन टोटल दो बातें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटपुट इंक्रीज होगा 1/3 से। तो 1/3 से अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो पिछले साल का आउटपुट आपको देखना है, जिसमें 10,000 यूनिट सेल हो गई थी और 5,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी थी, यानी कि 15,000 टोटल था। 15,000 टोटल था, जिसमें से 10,000 सेल हो गई थी और 5,000 क्लोजिंग में पड़ी है, तो 15,000 टोटल आउटपुट होगा। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 5,000, तो आउटपुट 5,000 से बढ़ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी पिछले साल अगर 15,000 था तो इस साल वो 20,000 हो जाएगा। तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 20,000 दिस ईयर। एट द सेम टाइम हमारा मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है 5% से। तो पिछले साल मटेरियल का प्राइस कितना था, देखो 3,45,000 से अगर आप डिवाइड कर दोगे आपको पता चल जाएगा, ये था 23 रुपये। 23 रुपये को 5% से आपको बढ़ाना है, 23 रुपये प्लस 5%, ठीक है। तो ये आपको 5% से बढ़ाना है, तो 23 प्लस 5% इंटू 20,000, तो ये आ रहा है 4,83,000। दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल। लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर के केस में भी यूनिट्स आर गोइंग टू बी सेम, राइट, बट हमको निकालना पड़ेगा कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट क्या होने वाली। तो 3,90,000 था, पहले पर यूनिट निकाल लो। अच्छा भैया पर यूनिट कैसे निकाल रहे हो आप? अरे भाई इजी है, 3,45,000 खर्चा हुआ 15,000 यूनिट्स के ऊपर। अच्छा 15,000 यूनिट्स कैसे आ रही है? 15,000 यूनिट्स ऐसे आ रही है कि 10,000 बिक गई और 5,000 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है। इसका मतलब 15,000 बनाया होगे ना पिछले साल 15,000 यूनिट्स बनाए होगे, जिसमें से 10,000 बेच दिए और 5,000 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ी हुई है, ठीक है। इस हिसाब से आ रहा है। तो 3,45,000 डिवाइड बाय 15,000 करने से आ जाएगा 23 रुपये पर यूनिट। यहाँ पर भी हम लोग कर लेते 3,90,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये आ रहा है 26 रुपये पर यूनिट, 26 रुपये पर यूनिट। तो 26 तो पर यूनिट आ गया, 26 तो पर यूनिट आ गया, पर ये भी 5% से बढ़ रहा है मेरे ख्याल से, 5% से बढ़ रहा है ना, यस 5% से। जबकि डायरेक्ट लेबर की एफिशिएंसी गिर रही है 4% से। तो 4% से अगर डायरेक्ट लेबर की एफिशिएंसी गिरेगी तो एफिशिएंसी गिरने का मतलब होता है कॉस्ट बढ़ना। एफिशिएंसी गिरने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ जाएगी मतलब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। 4% से अगर एफिशिएंसी गिर रही है तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यस भैया, हमें बात समझ आ गई। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो 26 प्लस 5%, तो ये आ रहा है 28.392 सेकेंड, नहीं 28.4375, यस 28.4375 प्लस 5%। इसका मैं प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटू 105%। तो ऐसे भी चल जाएगा, मतलब वही होता है ना प्लस 5%, क्योंकि क्या है अगर मैं प्लस 5% करके दिखाऊंगा तो फिर मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। जबकि एफिशिएंसी का जो यहाँ पर मुद्दा हो रहा है, क्या एफिशिएंसी का मुद्दा हो रहा है? ये वाला जी, आपकी लेबर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी 4% से, तो 4% से डिक्रीज हो जाएगी, वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा इस वजह से। तो ये अब ऐसे जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 26 इंटू 105% इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96, तो आएगा 28.4375। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, तो आपका आ रहा है 5,68,700। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट, ठीक है। यस भैया, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट। अब आगे बात करते हैं। यस, ओके ओके ओके। इसके बाद आ जाएगा क्या प्राइम कॉस्ट? हाँ जी भैया आ जाएगा, 4,83,000 प्लस 5,68,750, तो ये आएगा 1,05,1750, यानी कि 10,51,750। यहाँ पर एक कैच है, तुम लोगों को याद दिला देता हूँ फटक से, अगर एग्जाम में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लो जैसे लेबर है, तो लेबर में दो टाइप की चीज़ें बोलता है। वो बोलता है लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो जैसे कि तुम लोग को याद होगा तुम्हारा कॉस्ट शीट चैप्टर है, उसमें एक इलस्ट्रेशन है जहां पर क्वेश्चन ने बोला है कि लेबर की एफिशिएंसी 12% से बढ़ रही है। तो बेसिकली होता क्या है ना, जितनी एफिशिएंसी तुम्हारे लेबर की अभी करेंटली है, जैसे मान लो बोला क्वेश्चन में लेबर की एफिशिएंसी 12% से बढ़ रही है, तो तुम मान लो अभी लेबर 112% ऊपर है, यानी 112 पे खड़ा है, पर मेरे को 100 की निकालनी है, तो ऐसे मल्टीप्लाई किए करो।
और अगर क्वेश्चन बोलता है कि लेबर की एफिशिएंसी, जैसे इस क्वेश्चन में देखो 4% से घट रही है, तो 4% से घट रही है तो 100 माइनस 4, मतलब लेबर अभी 96 पे खड़ा है, मेरे को 100 के पास जाना है। मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर लेबर 12% ऊपर है, 112 पे खड़ा है, मेरे को 100 पे जाना है, और लेबर अगर 4% नीचे है तो मैं 96 से डिवाइड करूंगा, 96 से डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी मार्जिनल चैप्टर के अंदर यूज होती है, बट वहां पर वो लेबर की एफिशिएंसी के बारे में नहीं, ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर कैलकुलेशन का पॉइंट थोड़ा सा अलग बनता है। ठीक है, तो वो तो मार्जिनल चैप्टर में क्वेश्चन आएगा तो विल डिस्कस अबाउट दिस, बट यहाँ पर लेबर की एफिशिएंसी जब क्वेश्चन बोलेगा तो तुम इस प्रकार से चीजों को कर सकते हो। तो तुम्हारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद हमको चाहिए फैक्ट्री के ओवरहेड्स। फैक्ट्री के ओवरहेड जो है वो 75% वेरिएबल है, तो 2,40,000 का 75%, यानी कि 1,80,000 तो मेरा वेरिएबल पोर्शन है, 1,80,000 मेरा वेरिएबल पोर्शन है, यानी कि बचा हुआ पोर्शन मेरा फिक्स पोर्शन है 60,000। क्वेश्चन ने बोला है कि फिक्स पोर्शन भी 25% से बढ़ेगा इस साल, तो 60,000 भी अगर मैं 25% से बढ़ाऊं तो 75,000 हो जाएगा इस साल फिक्स पोर्शन। फिक्स पोर्शन हो जाएगा 60,000 जो पिछले साल था, उसमें प्लस 25% 75,000। और वेरिएबल पोर्शन तो वेरिएबल ही होता है, वेरिएबल पोर्शन तो वेरिएबल ही होता है। तो 1,80,000 था, डिवाइड कर दो 15,000 से, तो ये आ रहा है 12 रुपये पर यूनिट। तो 12 रुपये पर यूनिट पिछले साल था, इस साल भी 12 रुपये पर यूनिट लो, तो इंटू 20,000 कर दो, तो 20,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2,40,000। दिस इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इसके बाद मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट इज गोइंग टू बी 2,40,000 प्लस 75,000 प्लस 1,05,1,750, तो ये आएगा 13,66,750 रुपीज इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अब आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन लेना है। इसमें भी फिक्स और वेरिएबल वाला मुद्दा उठेगा। तो देखो, एडमिन बोला है 75% फिक्स है, तो 1,20,000 का 75% अगर फिक्स है तो यानी कि 90,000 फिक्स है, उसको तो डायरेक्टली लिख दो क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बोला था प्रोडक्शन वाले जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं उसको 25% से बढ़ाने बोला था, इसको बढ़ाने नहीं बोला था, तो वो तो सेम लिख दिए। और जो 25% वेरिएबल है 30,000, उसको डिवाइड कर दो 15,000 से, तो पर यूनिट 2 रुपये आएगा, तो 20,000 इंटू 2 रुपये कर दो, तो ये आ जाएगा 40,000। इसके बाद आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउ मच, 13,66,750 प्लस 90,000 प्लस 40,000, दिस इज 14,96,750। इसमें क्या करना है, ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो वैल्यू होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑन अ फीफो बेसिस, पर ओपनिंग स्टॉक का क्या मुद्दा है, तो क्वेश्चन ने बोला था कि ओपनिंग स्टॉक पिछले पीरियड का ले लेना। देखो कहां पर लिखा है, द सेम सेलिंग प्राइस विल बी होल्ड फॉर द यूनिट सोल्ड फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये देखो, एज्यूम करो ओपनिंग स्टॉक इन द फर्स्ट सोल्ड बिफोर यूजिंग द करंट ईयर्स आउटपुट। तो करंट ईयर्स का आउटपुट यूज करने के पहले ओपनिंग स्टॉक बेचे हैं। कौन सा ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल से इस साल आएगा वो वाला ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि इस साल का कोई अलग से ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, इस साल का तो पूरा डेटा एस्टिमेटेड दिया हुआ है, तो यानी कि पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक इस साल आएगा। ठीक है, और इसीलिए आपको वर्किंग नोट में पिछले साल का भी ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पिछले साल का भी ओपनिंग स्टॉक, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ये बन जाएगा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड है, से बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन है, एडमिन से बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस ओपनिंग जो कि नील था, माइनस क्लोजिंग, यही तो चाहिए है। ठीक है, तो इतना हम लोगों को बनाना पड़ेगा, अच्छे से तुम लोग को लिख लिख के बनाना है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 3,45,000 प्लस 3,90,000, अगर भैया हम लोग चाहें तो हम लोग एक साथ बना सकते हैं, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साल का। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ये तो उठा उठा के लिखना है बस, 2,40,000, फिर ये आएगा 1,20,000,
इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा 7,35,000 प्लस 2,40,000, तो ये आ रहा है 9,75,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ जाएगा 10,95,000, 10,95,000। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक तो नील है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुकी है, इसको डिवाइड कर देंगे कितना, 15,000 यूनिट हम लोग बनाए हैं, तो 15,000 यूनिट्स हम डिवाइड करेंगे तो 10,95,000, 10,95,000 को मैं 15,000 यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं पिछले साल, यानी कि पिछले साल मतलब जिसका ये डेटा दिया हुआ है, जिस साल का डेटा दिया हुआ है उस साल हमने 15,000 यूनिट्स बनाया, 10,000 बेच दिए, 5,000 क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनेगा। क्वेश्चन ने बोला है यही क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन ने क्या बोला कि पहले ओपनिंग स्टॉक बेचना, तो ओपनिंग स्टॉक कहां से आएगा इस साल, इस साल ओपनिंग स्टॉक कहां से आएगा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन के आएगा। ठीक है, तो इंटू 5,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, तो बेसिकली 73 इंटू 5,000, तो ये आ रहा है 3,65,000, तो ये मेरी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, शगुन के नाम पे इसको माइनस करके दिखा दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो 3,65,000 यही मेरे को चाहिए था, ओपनिंग स्टॉक में लिख दो 3,65,000, मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। क्लोजिंग स्टॉक इस पे वैल्यू होगा, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालते हैं, 14,96,750, और कितना प्रोडक्शन किए हैं, 20,000, तो ये आ रहा है मेरा 74.8375 इंटू क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स जाएंगे, तो समझो मेरी बात को ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, किधर गया किधर गया, हाँ ये देखो, सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 50%, तो सेल्स क्वांटिटी 50% से बढ़ेगी, पिछले साल 10,000 बिक रही थी, 10,000 का 50% होता है 5,000, इसका मतलब इस साल 15,000 बिकेगी, तो 15,000 बिकेगी, तो अब सोचो 20,000 का प्रोडक्शन हुआ, 5,000 ओपनिंग स्टॉक था, इसमें से 15 बिक जाएगी, तो कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, ऑब्वियसली भैया 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। कैसे आया ये, 20,000 का प्रोडक्शन हुआ, 5,000 का ओपनिंग था, ठीक है, और 15,000 का सेल हो गया, ये था प्रोडक्शन, ये है ओपनिंग, और ये है सेल्स। ठीक है, अच्छा 15,000 की सेल्स कैसे आई भैया, 15,000 की सेल्स कैसे आई, 15,000 की सेल्स आई, 10,000 की सेल्स पे 50% की वृद्धि होगी इस साल। ठीक है, 10,000 की सेल्स पे 50% की वृद्धि होगी इस साल, तो ये हो जाएगा 15,000, तो 15,000 रुपए की सेल्स जो है वो इस साल होगी, 20,000 प्रोडक्शन की है, 5,000 ओपनिंग स्टॉक पे पड़ा था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आएगा, तो कितना आ जाएगा एक बार निकाल लेते हैं, इंटू 10,000 करने से 7,48,375, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब मैं तुम लोग को वर्किंग्स यहीं पर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए दिखा दे रहा हूँ, तुमको ये सब चीज़ें समझनी, बाकी तुमको तो जो भी दिखाना है वर्किंग नोट में दिखा देना। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना 14,96,750 प्लस 3,65,000 माइनस 7,48,375, तो ये आ रहा है 11,13,375 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें हम लोगों को ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी दो पोर्शन हो जाएंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन। तो देखो इसका फिक्स पोर्शन है 50%, 50% वेरिएबल है। ठीक है, तो $1,60,000 का 50% पोर्शन फिक्स्ड जो है वो 80,000 आ जाएगा, और 1,60,000 का जो 50% वेरिएबल है यानी कि 15,000 से डिवाइड होगा, और कितने यूनिट्स हम लोग बेच रहे हैं, अच्छा सॉरी एक सेकंड, पिछले बार कितना यूनिट्स बिका है, पिछले बार भैया बिका है 10,000 यूनिट, इस बार कितना बिकने वाला है, 15,000 यूनिट बिकने वाला है, तो 1,60,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 15,000, तो ये आ जाएगा 2,40,000 रुपये। ठीक है, पिछले साल, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक और मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पर इंटू 50% कौन करेगा भैया, 50% फिक्स्ड है, ओनली 50% इज वेरिएबल, नो, बोला यस यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट, 1,60,000 का 50% डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 15,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000, 1,60,000 का 50% फिक्स है, 50% वेरिएबल है। अब वो वेरिएबल 10,000 यूनिट्स के लिए था, पिछले साल 10,000 यूनिट बिकी थी, इस साल 15,000 यूनिट बिकेगी, तो इंटू 15,000 करना पड़ेगा वेरिएबल पोर्शन के लिए, पर यूनिट आ जाएगा 16 रुपए, बोल रहा हूँ 8 रुपए आ जाएगा पर यूनिट। तो अब आएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स,
कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेंगे। एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, एक आइटम हमसे और छूटा है, इनकरिंग एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 1,45,200, तो ये भी हमको ऐड करना पड़ेगा ना, एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,42,500, ठीक है। 1,45,200 45,200 का 1,45,000 का 1,45,200 का हमने एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 111,3375 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,200, तो दिस इज गोइंग टू बी 14,58,575। दिस इज योर व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सुनो, प्लस करेंगे प्रॉफिट तो आ जाएगा सेल्स। सेल्स क्वेश्चन ने बताया था क्या 100 कुछ रुपए, हाँ 125 रुपए पर यूनिट है, तो 125 रुपए पर यूनिट लो इंटू 15,000 यूनिट हमने बेची है इस साल, 125 इंटू 15,000 तो ये आएगा 18,75,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये आएगा 4,16,425। दिस इज योर प्रॉफिट, ठीक है। बोलो आगे बात समझ में। यस, इस क्वेश्चन में क्या था एक बार क्विकली समराइज करते हैं। मटेरियल बढ़ रहा था 5 रुपए से, ऐसा सेम क्वेश्चन यार मॉड्यूल में भी है जिसमें लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, यहाँ पर कम हो रही थी। डायरेक्ट लेबर था, डायरेक्ट लेबर में ये कॉन्सेप्ट था कि 5% से कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन लेबर की एफिशिएंसी 4% से गिर रही है, तो 4% से गिर रही है तो इसका मतलब 96 पे 100 पे जाना है। अगर 4% से बढ़ती तो यानी कि 104 डिवाइडेड बाय इंटू 100 करते, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स का फिक्स और वेरिएबल पोर्शन अलग अलग कर लेंगे। फिक्स पोर्शन को 25% से बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, वेरिएबल पोर्शन सेम रहेगा, बस 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। फिर एडमिन के लिए भी फिक्स पोर्शन को फिक्स रहने देंगे और वेरिएबल पोर्शन को 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, पिछले साल 15,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे, तो 15,000 यूनिट मैन्युफैक्चर किए थे, तो जो फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड है उसको 15,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे वेरिएबल वाले पोर्शन को। जबकि सेलिंग वाला जब निकाल रहे होंगे तब 10,000 से डिवाइड करना, क्योंकि सेलिंग वाला जो खर्चा है वो सेल्स यूनिट्स के ऊपर होता है। तो पिछले साल बिकी तो सिर्फ 10,000 है, प्रोड्यूस 15,000 हुई थी। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक वाला जो पिछले साल वाला है वो इस साल लेना है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक लेना है, क्यों क्वेश्चन ने बोला है। तो उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ी, तो उसके लिए हम लोग अलग से यहाँ पर एक रफली शीट बना लिए वर्किंग नोट का पोर्शन दिखा के, और वहां हमने इसकी वैल्यूएशन कर ली है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको ले लेना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट है, फीफो बोला है ना, फीफो, इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो बाद में प्रोड्यूस हुआ है वही क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा, राइट। तो वो अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, 20,000 का प्रोडक्शन हुआ, 5,000 का ओपनिंग स्टॉक में पड़ा था और 15,000 हमने बेच दिया है, तो जो बचेगा 10,000 वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा। फिर सीओजीएस आ जाएगा, उसमें सेलिंग का फिक्स वाला पोर्शन ले लेना है, वेरिएबल वाला पोर्शन ले लेना है, उसको 10,000 यूनिट से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने पिछले साल बेचा 10,000 यूनिट्स था, तो पर यूनिट 10,000 यूनिट को डिवाइड करने से ही आएगा। और एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्वेश्चन ने बोला है 1,45,200 का होगा, तो वो भी ऐड कर देना है। फिर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा, सेल्स आपको लेना है 125 रुपए पर यूनिट इंटू 15,000, तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा, कृपया कर इसे नोट डाउन करें फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग कंपनी है, स्टार्ट इट्स ऑपरेशन ऑन 1/4/2014। एक चीज़ मैं यहाँ पर कर देता हूँ, रुको। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, ठीक है। इससे तुम लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ओके। मैंने पेज नंबरिंग कर दी है, तो बाद में अगर कोई इसको एज अ पीडीएफ देख रहा होगा तो उसको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है, ओके।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशन ऑन 1/4/2014। स्टॉक रजिस्टर रिवील कर रहे हैं फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द परचेज ऑफ गुड्स इन 2014। देखो क्या क्या डेटा रिवील कर रहा है। जनवरी टू मार्च 10,000 यूनिट्स, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, ठीक है। फिर इसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर। फिर द कंपनी सेल 27,500 यूनिट्स बाय 31 दिसंबर 2014। द वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक बाय फीफो और लीफो मेथड। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर ईच मेथड। तो सीओजीएस बताना है, सीओजीएस बताना है, और फीफो लीफो मेथड से आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताना है। तो ये तो लड्डू क्वेश्चन था यार, 2 मार्क्स में, मतलब ये क्या ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं, बट लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीड टू फाइंड इट आउट, वेट अ मिनट, विल डेफिनेटली टेल यू। सॉल्व करने में आई थिंक सो मेरा तुम्हारा हम सबका टाइम वेस्ट हो। यस भैया, ये बात मानते हैं आप। ओके, सीओजीएस जो आएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा वो आएगा 3,55,000 एज पर फीफो मेथड। तुम लोगों को भी पता है कि फीफो मेथड से अगर तुम लोग बेचोगे, फीफो मेथड से अगर तुम बेचोगे तो जो पहले और पहले जाएगा, तो ये पहले आया, ठीक है। 27,500 यूनिट बेचना है ना, तो 10 गया, ओके। 27,500 माइनस 10,000, ठीक है। 17,500 और बेचना है तो 12,500 और गया फीफो बेसिस पे। 5,000 बचा, 5,000 इसमें से बिकेगा, तो 5,000 इंटू 16। तो देख लो भाई, एक मैं तुम लोग को करके दिखा भी दिया। 5,000 इंटू 16 मेमोरी प्लस 12,500 इंटू 14 मेमोरी प्लस, सेकेंड 5,000 इंटू 16 मेमोरी प्लस 14 इंटू 12,500 मेमोरी प्लस और 10,000 इंटू 10 मेमोरी प्लस। एमआरसी करोगे 3,55,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी लीफो का भी निकाल लेना है। फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालोगे, ये फीफो का बता रहा हूँ ना। फीफो में अगर तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर देखो 7,500 में से 2,500 बच जाएगा, और यहाँ पर 15,000 इंटू 17 पूरा पूरा बच जाएगा। तो वैसे तुम निकाल लोगे इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2,500 इंटू 16 मेमोरी प्लस और 15,000 इंटू 17 मेमोरी प्लस। एमआरसी करोगे 2,95,000, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाएगा। ऐसे अकॉर्डिंगली मैं फीफो मेथड का तुम लोग आंसर बता देता हूँ। फीफो मेथड में, सॉरी लीफो मेथड में तुम्हारा 4,45,000 आ जाएगा सीओजीएस, और 2,05,000 तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अकॉर्डिंगली तुम लोग ऐसे इसको निकाल लेना, ठीक है। मतलब लीफो से ही तो निकालना है, ये तो मैंने बता ही दिया। चलो आगे देखो, बोल रहा है ए लिमिटेड वॉज ऑर्डरिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यस, इट्स रॉ मटेरियल एट अ प्राइस ऑफ 750 रुपए पर यूनिट। बोल रहा है एवरेज एनुअल कंजम्पशन 18,000 यूनिट की, कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,500 रुपए पर ऑर्डर है। ए लिमिट वांट टू मूव टुवर्ड जस्ट इन टाइम सिस्टम इन द न्यू पॉलिसी प्रपोज एज फॉलोज। द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड इन स्टॉक विल बी 100 यूनिट्स। तो एवरेज नंबर हम लोग को 100 यूनिट चाहिए। तो अगर एवरेज 100 है तो इसका मतलब समझो, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करके निकालते हैं। समथिंग डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितनी एक बार में ऑर्डर करेंगे। याद करो एवरेज कैसे निकालते थे, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 करते थे। ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 करते थे तो एवरेज आता था। तो यहाँ पर ईओक्यू मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये ईओक्यू है, पर मैं बोल रहा हूँ अगर एवरेज 100 है तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना होगा, 100 इंटू 2, 200 ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगा, ठीक है। वो बोला है ऑन एन एवरेज 100 यूनिट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विल बी 1,510 और कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। हाउएवर द परचेज प्राइस विल इंक्रीज, the total new ordering cost will be 9 times, total new ordering cost will be 9 times the new carrying cost। अच्छा ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट वाज द ईओक्यू बिफोर द पॉलिसी, कैलकुलेट करो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बिफोर और आफ्टर न्यू पॉलिसी, और हाउ मच इज इंक्रीज इन परचेज प्राइस अंडर द न्यू पॉलिसी। कंपेयर करना दो पॉलिसी को रिगार्डिंग रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, और कमेंट आपको बताना है। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आया था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छा है बट इजी पोर्शन है, इसीलिए ज्यादा मार्क्स ये फेच नहीं कर पाया, ठीक है। पर फिर भी ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 6 ये एग्जाम में आ चुका है भैया, बिल्कुल आ चुका है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुका है। तो सबसे पहले ईओक्यू निकालने का कष्ट करें, यस भैया बिल्कुल करते हैं। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 1,500 अपॉन कैरिंग कॉस्ट कितना है भाई 750 का 20%। चलो जी, डू कंसिडर टू फाइंड आउट ईओक्यू।
18,000 इंटू 2 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 750 डिवाइडेड बाय 20% का रूट, तो ये आ रहा है EOQ 600 यूनिट्स। तो EOQ अपना आ गया 600 यूनिट्स, ठीक है। EOQ आने के बाद अब क्वेश्चन ने नेक्स्ट पोर्शन क्या बोला था, इन एक सेकंड पहले तो वो बोला है, अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलता है भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लो और उसको डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेंट्री से। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले लेना है 18,000 यूनिट्स इंटू 750 रुपये, तो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज सोल्ड, और डिवाइड करना है उसको एवरेज इन्वेंट्री से। अब एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एवरेज इन्वेंट्री तुम्हारा एक सेकेंड 650 600 EOQ है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, बट ये अमाउंट हमको अमाउंट में चाहिए तो 750 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अमाउंट में हमको मिल जाएगा। तो 600 डिवाइड बाय 2 इंटू 750, तो ये आएगा 22,500, 18,000 इंटू 750 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है 60 टाइम्स, ये कितना आएगा 60 टाइम्स आएगा अंडर ओल्ड पॉलिसी। न्यू पॉलिसी में अगर तुम लोग को निकालना है तो वही करना, 18,000 ले लेना इंटू 750 करना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पर डिवाइड कैसे करोगे, एवरेज इन्वेंट्री इंटू 750। यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री हमको निकालना पड़ा था, यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री हमको EOQ डिवाइडेड बाय 2 अंडर ओल्ड पॉलिसी। ओल्ड पॉलिसी क्या है, EOQ है, ओल्ड पॉलिसी क्या है, EOQ। न्यू पॉलिसी क्या है, न्यू पॉलिसी है जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम न्यू पॉलिसी है। तो जस्ट इन टाइम क्या बोलता है कि मेरा एवरेज इन्वेंट्री 100 यूनिट रहेगा, क्वेश्चन ने बताया है। यहाँ पर हमको एवरेज इन्वेंट्री निकालना पड़ा। अब इसका फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। 750 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हमको आंसर अमाउंट में चाहिए, अमाउंट में चाहिए, अमाउंट में चाहिए, यूनिट्स में नहीं चाहिए, अमाउंट में चाहिए। तो इसलिए 750 पर यूनिट से मल्टीप्लाई किए, 750 यूनिट्स 750 पर यूनिट से मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना आ जाएगा 750 इंटू 100 मेमोरी प्लस 18,000 इंटू 750 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 180 टाइम्स, ठीक है। तो न्यू पॉलिसी में आएगा, न्यू पॉलिसी कौन सी है, जस्ट इन टाइम। ओल्ड पॉलिसी कौन सी थी, EOQ वाली, EOQ वाली थी ओल्ड पॉलिसी, ठीक है। तो ये हम लोगों का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों केस में निकल गया। अरे ये सब चीजें टाइम पास थी। क्वेश्चन का मेन पार्ट है हाउ मच इज द इंक्रीज इन परचेज प्राइस अंडर द न्यू पॉलिसी। तो परचेज प्राइस कितना बढ़ रहा है न्यू पॉलिसी में, हमको ये बताना है, मेन बात क्वेश्चन में ये वाली है। तो देखो अब ये कैसे पता चलेगा, सोचो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है तुमको वही यूज करना है। क्वेश्चन ने बोला है कि द टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट 9 टाइम्स होगा कैरिंग कॉस्ट के। नई पॉलिसी के अंदर पे जो टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा विल बी 9 टाइम्स द न्यू कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगा वो 9 टाइम्स होगा टोटल कैरिंग कॉस्ट के, राइट। 9 टाइम्स होगा टोटल कैरिंग कॉस्ट के। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू अपने को पर ऑर्डर क्या रेट चल रहा है वो निकालना होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर, पहले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देख लो 1510 हो गया है, 1510 हो गया है, ठीक है। तो अगर ये 1510 हो चुका है, एक सेकेंड, ओके एवरीथिंग इज गोइंग वेल, चलो ठीक है। तो हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे होंगे, 18,000 डिवाइडेड बाय 18,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है। अगर 100 रुपए एवरेज है, ये यही कॉन्सेप्ट मैं शुरू में क्वेश्चन पढ़ते टाइम समझा रहा था। अगर 100 यूनिट्स एवरेज हैं, अगर 100 रुपए बोल दिया था क्या मैं, सॉरी, अगर 100 यूनिट्स एवरेज है, 100 यूनिट्स एवरेज है, तो सोचो ना एवरेज कैसे निकलता है, नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकलता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा 200 होगा। तो दिस इज व्हाट ऑर्डरिंग क्वांटिटी, दिस इज व्हाट ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं ये क्या होगा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगा। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना होगा 200 होगा। तो इससे मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल जाएगा इनटू 1510, ठीक है। अब ये जो है ये 9 टाइम्स ऑफ बराबर है टोटल कैरिंग कॉस्ट के। अच्छा कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, तो एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम।
तो 750 रुपये जो था वो हमारा पहले प्राइस हुआ करता था, अभी हमको नहीं पता तो अभी हम उसको एक्स एज्यूम कर रहे हैं। पर इसका कितना होगा, ये 20% होगा, क्वेश्चन में दिया है अभी भी सेम परसेंटेज ही है, ये देखो 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ही है। तो ऐसे अब इसको हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरिंग कॉस्ट, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। याद करो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता था, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अब ये जो है कॉस्ट पर यूनिट, यही तो मेरे को निकालना है, ये मेरे को पता नहीं है, तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ। यस भैया बिल्कुल कर लो। 18,000 डिवाइड बाई 200 इंटू 1510, तो ये आ रहा है 1,35,900। ये हो जाएगा 100 इंटू 9 इंटू 20%, ये हो जाएगा 180x। x इज इक्वल टू आ जाएगा 135,900 डिवाइडेड बाय 180। तो ये आ रहा है 755, x इज इक्वल टू 755। तो 755 होगा मेरा नया प्राइस, 755 होगा मेरा नया प्राइस। फिर लास्ट में बोला है कंपेयर कर देना दोनों पॉलिसी को रिगार्डिंग रॉ मटेरियल मैनेजमेंट और कमेंट्स पास कर देना है। तो वो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, टोटल रॉ मटेरियल, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल के तुम लोगों को यहाँ पर बताना है। सबसे मेन पार्ट था नया परचेस प्राइस क्या होगा, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ने बोला कि अंडर जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है वो 1510 रुपये हो जाएगा, और यहाँ पर जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 100 यूनिट होगी। तो अगर एवरेज 100 है, इसका मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना होगा, ऑर्डर साइज, जैसे मेरे को बताओ ईओक्यू क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 2 करके, है ना। तो वैसे यहाँ पर एवरेज कितना था 100, यानी कि वो डिवाइड बाय 2 होगा, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्वेश्चन ने लेके चली होगी वो मेरे को मिल जाएगी। तो वो मेरे को मिल गई 200, 18,000 डिवाइड बाय 200, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल गए। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर है, और ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट कैसे आता था, एवरेज इन्वेंट्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री 100 है, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यूनिट तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट तो गायब है, इसी का लेते हैं परसेंटेज, और 20% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बस। और ये क्या है, 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स ऑफ टोटल कैरिंग कॉस्ट के बराबर है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऐसे करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमको 755 मिल गया। तो पहले 750 था, अभी 755 हो चुका है। ये मेरा पेज नंबर कौन सा है, आई थिंक 8 है ना। पेज नंबर 8। मेरे को तुम लोग को थोड़ा मेरे वॉइस में गड़बड़ी लग रही होगी, वो तुम लोग जानते हो, मैंने बोला थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे मेरा इस वजह से, ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत है। 9th नंबर पेज में अब हम लोग बनाने वाले हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन EOQ वर्सेस जस्ट इन टाइम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर भी 18,000 परचेस करेंगे बट रेट 750 है, यहाँ पर भी 18,000 परचेस करेंगे बट यहाँ रेट 755 हो चुका है, रेट चेंज हो चुका है। 18,000 इंटू 750, 1,35,00,000, 18,000 इंटू 755, ठीक है। फिर लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, 18,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ एक बार में 600 मंगा रहा हूँ, 18,000 डिवाइडेड बाय यहाँ एक बार में 200 मंगा रहा हूँ, 200, 100 इंटू 2, ठीक है। यहाँ 1500 रेट है, यहाँ 1510 रेट है, यह आएगा 45,000, यह आएगा 1,35,900। फिर आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, 600 डिवाइड बाय 2, यहाँ 200 डिवाइड बाय 2, और क्वेश्चन में डायरेक्टली भी दिया हुआ था 100, ठीक है, इंटू यहाँ 750 का 20% लेंगे, और यहाँ 755 रुपये का 20% लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट पे लेते हैं ना परसेंटेज, है ना। तो 750 का 20% इंटू 300, देखो ये दोनों सेम भी आ गए हैं, और 755 का 20% इंटू 100। चलो अब अगर 15,100 इंटू 9 करोगे ना, 15,100 इंटू 9 करोगे तो देख लो 1,35,900 आ जाएगा, 1,35,900 आ जाएगा। तो 9 टाइम्स है वो, 1,35,00,000
प्लस 45,000 प्लस 45,000, तो ये आ जाएगा 1,35,90,000। यहाँ पर 1,35,90,000 प्लस 1,35,900 प्लस 15,100 जाएगा 1,37,41,000। तो डेफिनेटली EOQ इज बेनिफिशियल फॉर अस। तो लास्ट में आपको कमेंट पास कर देना है कि EOQ हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो हम EOQ के साथ कंटिन्यू करें तो ज़्यादा बेटर होगा, न्यू पॉलिसी को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कमेंट आपको पास करना है, तो फटाफट से इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, यस, चलो पेज नंबर 9 तक डन है सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चों को तुम लोग को बन ही जाएगा। ठीक है, ये बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, आपको निकालना है कि कौन सा बेस्ट क्वांटिटी रहेगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको स्लैब में दिया हुआ है, तो आपको पता है लेस देन 250 दिया है, तो आपको कुछ भी मल्टीपल ले लेना है 100 का, तो यहाँ आप 200 ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको 250 से 800 दिया है, तो सारा लोअर लिमिट ले सकते हो सीधा। ठीक है, ये 2000 है और ये 4000 है, तो सीधा आप सारे लोअर लिमिट्स को ले सकते हो अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपको प्राइस पर टन दिया हुआ है, एनुअल डिमांड 4000 टन की है, तो आप लोग और वो निकाल लोगे कि कितने ऑर्डर पूरे साल में प्लेस करना है, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे जो कि 6 है। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट 25% है, तो हर बार आपको इसका 6 रुपये, 5.9, 5.8, 5.7 और 5.6 का 25% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये बात पता होगी बहुत अच्छे से कि इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार अगर रफली बताना चाहूँ तो आपको क्वांटिटीज़ ले लेनी है। क्वांटिटीज़ आप ले लोगे 200, 250, 800, 2000 और 4000। ठीक है, फिर आपको इसमें परचेज निकालना है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालना है। तो परचेज कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, वही 4000 टन पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, उससे 6, 5.9, 5.8, 5.7, 5.6 को मल्टीप्लाई करोगे। 4000 इंटू 6, 4000 इंटू 5.9, 5.8, 5.7, 5.6, ये आप मल्टीप्लाई करके परचेज कॉस्ट निकाल दो। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय एक बार में 200, 4000 डिवाइड बाय एक बार में 250, 4000 डिवाइड बाय एक बार में 800 ऑर्डर, 4000 डिवाइड बाय एक बार में 2000 ऑर्डर और 4000 डिवाइड बाय एक बार में 4000 ऑर्डर, यानी कि सिंगल ऑर्डर, इंटू 6 रुपये पर ऑर्डर ले लो। तो राइटिंग देख लेना, तुम लोगों को सिर्फ आंसर चेक करना है, बाकी तो अपने कॉपी में नोट करना है। 120, 96, 30, 12 और 6 रुपये। कैरिंग कॉस्ट लेना है, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे होता है, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलेगा, तो पहले कॉस्ट पर यूनिट ले लो और उस पर मल्टीप्लाई कर दो जो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। स्लैब वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन के निकलता है। ये हो गया 150, ये आ जाएगा 184.37 है, तो 184 ही ले लो। ये आ जाएगा 580, आ जाएगा 1425, ये आ जाएगा 2800। ठीक है, अब आपको टोटल लगाना है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लोगे। तो फर्स्ट लेवल का आ रहा है टोटल 24,000 प्लस 120 प्लस 150, 24,270, 23,600 प्लस 96 प्लस 184, 23,880, 23,200 प्लस 30 प्लस 580, 23,810,
22,800 प्लस 12 प्लस 1425, तो 24,237, 22,400 प्लस 6 रुपये प्लस 2,800, 25,206। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये है 23,810 वाला। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। लो, ठीक है, तो ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जेडिया ट्यूब्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर एक स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर अ प्रोडक्ट जेडी, द फॉलोइंग पर्टिकुलर वर्क कलेक्टेड। ठीक है, मंथली डिमांड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट दिया है, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, नॉर्मल यूसेज दिया है। इसका पेज नंबर क्या है? 10th पेज नंबर। पेज नंबर 11 में सॉल्यूशन होगा। आगे मिनिमम यूसेज दिया, मैक्सिमम बोल रहा है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज स्टॉक लेवल, इतना निकाल देना है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या बोलता है क्वेश्चन? ईओक्यू निकालने बोलता है। तो ये है मेरा सॉल्यूशन नंबर 8। इसमें मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट। तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? मंथली डिमांड दिया हुआ है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 90,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 अपॉन कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ 60 रुपये यानी कि 6 रुपये। तो ये आ रहा है 3873 यूनिट्स, 3873 यूनिट्स। यस, अब देखो, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ 2 इंटू 500 इंटू 52 पर वीक है ना, 26,000। $2082 यूनिट्स। अब ये मैंने भैया दो तरीके से ईओक्यू क्यों निकाल दिया है? ये तरीका इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है और ये तरीका इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में दिया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन का सजेस्टेड आंसर में ऊपर से ऊपर वाले तरीके से इंस्टीट्यूट ने निकाला है और सेम इसी क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन का आंसर इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में निकाला है। मैं मॉड्यूल में अगर तुम लोगों को टू बी मोर स्पेसिफिक बताऊं तो तुम लोगों का एक क्वेश्चन है मेसर्स ट्यूब करके। मेसर्स ट्यूब में एवरेज मंथली मार्केट डिमांड तुम्हारी 2000 ट्यूब्स की दी हुई है, बट इंस्टीट्यूट ने जब वहां पर कंजम्पशन को लिया है तो वहां पर कंजम्पशन को नॉर्मल यूसेज को 52 वीक से मल्टीप्लाई करके लिया हुआ है। तो इसीलिए मैं तुम लोग को बता दिया, मेरे हिसाब से तो यही वाला सही है, बट इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट आंसर में ये वाला देके मुझे भी फंसा दिया। ठीक है, मतलब सजेस्टेड आंसर में क्या फायदा वो देने का जब आप उसको फॉलो ही नहीं करते हो। तो एग्जाम में आएगा तो तुम ये वाला करके आ सकते हो मॉड्यूल को फॉलो करते हुए। ऑल्दो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो बड़ा पुराना क्वेश्चन है, सजेस्टेड आंसर में जो दिया हुआ है ना बहुत पुराना क्वेश्चन है। तुम चाहो तो ये वाला करके आ सकते हो, सेफर साइड में रहना चाहते हो तो दोनों करके आ सकते हो, तुम्हारा मन, मैंने तुमको अपने साइड से बता दिया है। मॉड्यूल की चीज़ फॉलो करना मेरे ख्याल से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, जो करंट अपडेटेड मॉड्यूल है वो फॉलो करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और ये सही फॉर्मूला है, जब वो मॉड्यूल में दे रहे हैं तब तो फिर उसी को यूज़ करके आ जाओ, तो ऐसा तुम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमको निकालना है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है? मैक्स इंटू मैक्स। ठीक है, तो मैक्स कितना है देखो
750 और मैक्स कितना है 8 हफ्ते, तो 750 वीक्स इंटू 8, 750 इंटू 8 हफ्ते, तो ये हो जाएगा 6000 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल निकालना था, फिर मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस, अगर मैक्स इंटू मैक्स कर दे तो जीरो हो जाएगा, तो नॉर्मल इंटू नॉर्मल करना होता है। तो रीऑर्डर लेवल 6000 माइनस नॉर्मल कितना है 500 और 5 और 6 का एवरेज, ये 5 और 8 का एवरेज, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13/2, 6.5, 500 इंटू 6.5, तो ये आ रहा है 2750 मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे आता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। तो रीऑर्डर लेवल कितना है 6000, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, अब रीऑर्डर क्वांटिटी अगेन तुमको दो लेके चलनी पड़ेगी, तो दोनों से आंसर निकालोगे, जो लेके चलोगे या फिर जो तुम सही समझोगे। तो मैं सही वाला लेके चलता हूँ 2082 माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, तो मिनिमम कितना है यहाँ पर दिया हुआ है ना 250 यूनिट इंटू 5 हफ्ते, तो इसके वजह से मेरा आंसर डिफरेंट आएगा। अगर तुम ऊपर वाला 3873 लोगे तो तुम्हारा आंसर सजेस्ट आंसर से एग्जैक्टली मैच करेगा। तो ये आ रहा है 6832, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है एवरेज स्टॉक लेवल, तो एवरेज स्टॉक लेवल कैसे आता है, हाफ ऑफ मैक्सिमम प्लस मिनिमम, फोर सेवन नाइन वन, ठीक है डन। तो ये तुम्हारा एवरेज आ जाएगा, बाकी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, टाइम वेस्टिंग एलिमेंट है। एवरेज का दूसरा फॉर्मूला लग रहा है वो भी लगा सकते हो, हाँ इस क्वेश्चन में एवरेज का दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है, तो वो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मतलब दोनों फॉर्मूले से निकाल के आ जाना है, ठीक है। यस, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नोट इट डाउन। फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी होता है फॉर्मूला, मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी होता है फॉर्मूला दूसरे एवरेज का, तो वो भी यहाँ पर लग रहा है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी ले लो तो आ जाएगा आंसर। क्वांटिटी का मैंने आपको बता दिया है, ऊपर वाला सजेस्ट आंसर में था, नीचे वाला आप इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में फॉलो करती है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। यस, यस भैया यस। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इफ आई वांट टू शो यू, सी सी दिस, ओके, इफ आई वांटेड टू शो यू, ये देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, तो यहाँ बोला है एवरेज मंथली मार्केट डिमांड जो है वो 2000 ट्यूब्स है, और ये देखो यहाँ पर आपको नॉर्मल यूसेज दी हुई है 100 ट्यूब्स की, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने जब EOQ निकाला है, तो मॉड्यूल के अंदर में उन्होंने 100 इंटू 52 लेके सॉल्व किया है EOQ को, ये देखो 5200, तो इसी बारे में मैं बात कर रहा था कि इंस्टीट्यूट ने इसको इस प्रकार से सॉल्व किया है। तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अभी जो लेटेस्ट मॉड्यूल में चीज़ें फॉलो हो रही है वही आप फॉलो करें, क्योंकि इसका मतलब इंस्टीट्यूट सीधा इंटेंशन दिखाना चाहती है कि हम ऐसे कर रहे हैं, आप भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे ही सॉल्व करके आए एग्जाम में, तो इंस्टीट्यूट का क्लियर इंटेंशन है, इससे हमको समझ में आ जाती है बातें, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, कंप्यूट करो EOQ, एनुअल डिमांड 5000 है, यूनिट प्राइस 20 रुपये है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपये है, 2% का स्टोरेज रेट है, 12% का इंटरेस्ट रेट है, ऑब्सोलेंस रेट 6% का है। सिंपल शब्दों में तीनों परसेंटेज को प्लस करके हम लोगों को बना देना है कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा 12 + 6 + 2, ये आ जाएगा 20%। तो उस हिसाब से EOQ क्या बनेगा, EOQ बनेगा 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट, हो जाएगा 16 रुपये का, सॉरी 20 रुपये का 20%, तो ये आ रहा है 200 यूनिट्स,
दैट्स इट, खत्म। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट था, इसमें बस कॉन्सेप्ट ये था, मेरे को पता है कलर थोड़ा सा लाइट है, तुम लोग देख लो क्या कॉन्सेप्ट था कि जो तीनों परसेंटेज दिए हुए ना, इसको तुम लोगों को उठा लेना है और कैरिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट कर देना है, सिंपल, तीनों परसेंटेज को लेके। यस बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग नोट कर रहे होगे साथ साथ में। हाँ भैया हम बिल्कुल नोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हीरो लिमिटेड प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट एम विच हैज़ अ क्वार्टरली डिमांड ऑफ 8000 यूनिट्स। तो क्वार्टरली डिमांड 8000 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 8000 इंटू 4, 32,000 हो जाएगा मेरा एनुअल डिमांड। द प्रोडक्ट रिक्वायर 3 किलो, ठीक है, तो 3 किलो लगता है, तो 32,000 इंटू 3, 96,000 किलो मेरे को रॉ मटेरियल लग जाएगा, रॉ मटेरियल लग जाएगा। आगे क्वेश्चन बोलता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स फॉर एवरी फिनिश यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, द अदर इन्फॉर्मेशन एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दिया है, कैरिंग कॉस्ट 15% पर एनम दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने बोल रहा है। ईओक्यू पहले अगर मैं निकालूँ तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट, 2 इंटू 96,000, 1000 डिवाइड बाई 3, रूट, ये आ रहा है 8000। 8000 यूनिट्स क्या आ जाएगा मेरा? ईओक्यू आ जाएगा, सिंपल है। हाँ, इसके बाद बोलता है क्वेश्चन, शुड द कंपनी एक्सेप्ट ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट बाय द सप्लायर इफ वांट टू सप्लाई द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एक्स इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपेयर करो ईओक्यू वर्सेज नॉन ईओक्यू। अगर हम 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में सामान लेंगे तो, यानी सिंपल शब्दों में 96,000 की जो क्वांटिटी आ रही है उसको 4 से डिवाइड करो, तो हम लोग एक बार में 24,000 यूनिट लेंगे। तो बेसिकली 8,000 यूनिट को 24,000 यूनिट से कंपेयर करना है, 8,000 यूनिट को 24,000 यूनिट से कंपेयर करना है। उम्मीद है आप लोग कर लोगे, और तुरंत ही कर लोगे, तो फटाफट से इसको कर लो। जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन होता है, बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में, कि अगर आपको 2% का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में है, तो 20 माइनस 2%, 19.6 का 15% लोगे आप कैरिंग कॉस्ट, ये वाले केस में, ये वाले केस में, ठीक है। एक बार अगर मैं करके ही दिखा दूँ तुम लोग को, पेज नंबर 12 होगा ये हमारा, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है ये, 10 के लिए। तो सॉल्यूशन नंबर 10 के लिए मैं अगर आप लोग को करके दिखाऊं, तो एक है हमारा 8,000 यूनिट के लिए और एक है हमारा 24,000 यूनिट के लिए, ठीक है। तो परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? 8,000 इंटू, सॉरी 96,000 इंटू 20, ये हो जाएगा 19,20,000, और 96,000 इंटू माइनस %, ये आ जाएगा 18,81,600, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये परचेस प्राइस हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे, तो 96,000 डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और यहाँ तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है 4 ऑर्डर, तो ये तो हो जाएगा 4,000। ये कितना हो जाएगा? 96,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 12,000। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? एवरेज इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, यानी कि ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 20 रुपए का कितना परसेंट था? ये 15% था ना, 15%। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? एक बार में कितना यूनिट्स मंगा रहे हो? एक बार में हम मंगा रहे हैं 96,000 डिवाइडेड बाय 4, एक बार में हम 24,000 यूनिट मंगा रहे हैं, तो 24,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 19.6 पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 2% डिस्काउंट के बाद, 2% डिस्काउंट के बाद पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 19.6, इसका 15% लेना है। तो बस यही बोल रहा था कि यही ध्यान में रखना, डिवाइड बाय 2 इंटू 19 इंटू 15%, तो ये आएगा 35,280, ये आएगा 12,000, ठीक है, डन, यस। तो ये कितना हो जाएगा? 19,20,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000, तो ये आएगा 19,44,000, और 18,81,600 प्लस 4,000 प्लस 3,52,080, सॉरी 35,280, तो ये आएगा 19,20,880। तो बेसिकली अगर मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँगा, ऑफर एक्सेप्टेड, क्यों ऑफर एक्सेप्टेड? बिकॉज
सेविंग्स हो रही है 19,44,000 माइनस 19,20,880 की, तो ये 23,120 रुपये का मेरे को फ्लैट सेविंग्स हो रहा है। 23,120 रुपये का क्या हो रहा है, सेविंग्स हो रहा है। तो ऑफर एक्सेप्टेड। तो ये कुछ इस प्रकार से तुम लोग उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके शो करके आओगे। बट मेरा मेन पॉइंट क्या था बताने वाला, कि अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई रहती है तो बस ये ध्यान में रखना कि जब तुम डिस्काउंट मार के न्यू कॉस्ट निकालोगे ना पर यूनिट, तो उस पर लगाना, नए वाले पे लगाना, 19.6 पे लगाना। भैया अगर क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट फ्लैट दी हुई है 5 रुपये पर यूनिट या 10 रुपये पर यूनिट, तब क्या करेंगे, नहीं तब कुछ नहीं करना है, फ्लैट दी हुई है तो वैसी एज इट इज ले लेना। अपना दिमाग मत लगाना कि चल मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ फिर उसको अप्लाई कर दूंगा, इतना टेक्निकल नहीं जाना है। फ्लैट लिखा है मतलब वो फ्लैट ही चार्ज करता होगा सामने वाला हमसे, तो उसको फ्लैट रेट ही ले लेना, ठीक है। बोलो यस। यस भैया। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा, मेरे ख्याल से स्टोर्स लेजर के ऊपर है ना। स्टोर्स लेजर के ऊपर का क्वेश्चन तो हम करवाएंगे नहीं। स्टोर्स लेजर का क्वेश्चन हम क्या करवाएं, ठीक है। स्टोर्स लेजर का क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ बताने लायक होगा तो मैं बता देता हूँ, करवाने लायक तो कुछ भी नहीं है। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री फॉर मई 2013, प्रिपेयर करो स्टोर्स लेजर अकाउंट एज पर फीफो मेथड। तो देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस लिख देना, फिर इशू हुआ, इशू कर देना फीफो बेसिस पे, फिर इशू 3 इशू कर देना फीफो बेसिस पे। फिर रिसीव्ड होगा सप्लायर से, ऐसे ही सॉल्व कर लो, अभी तुरंत मैं बोल रहा हूँ। 200 यूनिट 24.5 में उसको रिसीव कर लो, बस ये ध्यान में रखना 15 तारीख को 5 यूनिट का शॉर्टेज हुआ है और 8 यूनिट का 27 तारीख को, तो वो हम लोगों को नोट करना है अकॉर्डिंगली डेट्स में। रिटर्न टू स्टोर्स 15 यूनिट 24 तो स्टोर्स में वापस आया तो रिसिप्ट कॉलम में लिख दो, ठीक है, स्टोर्स में रिटर्न हुआ तो उसके बाद फिर इशू कर रहे हैं 180 यूनिट, तो 180 यूनिट हम लोग इशू कर देंगे, पर उसके बीच में यहाँ पर 15 तारीख को, यहाँ पर 15 तारीख को एक शॉर्टेज नोट कर देना, यानी इशू कॉलम में लिख देना 5 यूनिट्स का, ठीक है, 5 यूनिट्स का 15 तारीख को। ओके भैया ओके। उसके बाद रिसीव्ड होगा फ्रॉम सप्लायर 240 यूनिट, इतने इतने अमाउंट में, फिर इशू होगा। चलो एक काम करते करवा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन की बात है भैया, करवा ही दो। चलो सॉल्यूशन नंबर 11। सबसे दिक्कत वाली बात ये रहती है, इसका फॉर्मेट इतना बड़ा रहता है, फॉर्मेट के चक्कर में क्या होता है हमारा निकल जाता है। चलो रिसीव्ड इशू और बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 1 अक्टूबर को है, 1/10 को। ओपनिंग बैलेंस है 500 यूनिट 25 रुपये के भाव से, तो 500 इंटू 25 ये हो जाएगा 12,500। इसके बाद इशू हुआ 3 अक्टूबर को, 70 यूनिट 25 के भाव से ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1750। 430 यूनिट्स बचा 1025 के रेट से, 10,750। फिर इशू हुआ 4 अक्टूबर को, फिर इशू होगा 8 अक्टूबर को, तो ये 100 यूनिट, ये 80, 100, 8250,
6250। ठीक है, इतना कार्यक्रम समझ में आया। हम लोगों के पास कुछ बैलेंस था और फिर हम लोगों ने 3 कंटिन्यूस इश्यूज किए। फिर हो रहा है रिसीव फ्रॉम सप्लायर 200 यूनिट 24.5 में 13 तारीख को। 24.5 में, तो 200 इंटू 24.5 ये हो जाएगा 4900। 4900 हो जाएगा, यस। तो अब बैलेंसिंग फिगर में फीफो बेसिस, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले आया है उसको आप ऊपर ही रखोगे। तो जो पहले आया ताकि हम उसको पहले निकाल सकें, तो जो पहले आया उसको ऊपर रखो ताकि हम उसको पहले निकाल सकें, है ना। जैसे हम लोग कहीं मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर तुम लोग देखना जो आइटम्स उन लोग के पहले पुराने आए हुए रहते हैं वो स्टॉक्स को लोग सामने रखते हैं ताकि लोग सामने से पिक करके ले जाए। बट मम्मी हमारी होशियार होती है, मम्मी क्या करती है, जाती है और ऐसे हाथ डाल के से पीछे से निकाल लेती है सामान, क्योंकि मम्मी को भी पता है कि जो पीछे सामान पड़ा है वो अभी लेटेस्ट आया होगा। तो बस वही वाला हिसाब है कि जो पहले आया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उसको ऊपर रखो ताकि वो पहले निकल जाए। ठीक है, यस। फिर बोल रहे रिटर्न टू स्टोर 15 यूनिट्स 24, तो स्टोर्स में वापस आया 15 यूनिट्स 24 के भाव से, स्टोर्स में वापस आया 14 तारीख को 15 यूनिट्स 24 के भाव से। तो 15 यूनिट्स 24 के भाव से वापस आए, यानी कि 360 के भाव से। अब सोचो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर्स डिपार्टमेंट को कोई सामान वापस आ रहा है, तो वो सामान अगर वापस आ रहा है तो वो भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे इशू भी हुआ होगा, मतलब ये पुराना सामान होगा और ये पुराना सामान इशू होके गया होगा और अब फिर वापस भी आ रहा है। तो इसलिए ये पुराना सामान है तो इसको ऊपर लिखो, ये भी अगली बार जब भी मौका मिले इसको सबसे पहले निकाल देना। ये पुराना सामान है, इशू हो चुका था पर अभी वापस आ गया है, तो अगली बार जब भी मौका मिले इसको तुरंत वापस निकाल देना। ठीक है, आ रही बात समझ में, यस। इसके बाद देखो, इसके बाद 15 तारीख का यहाँ पर बीच में गैप आएगा जहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि 5 यूनिट 15 तारीख को क्या हो गए, शॉर्टेज हो गए हैं, शॉर्टेज हो गए हैं। ठीक है, तो देखो 15/10 को 5 यूनिट इशू कॉलम में लिख दो, शॉर्टेज हो गए हैं तो अगेन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे निकालते हैं। तो 24 रुपए के भाव से 24 इंटू 5 120। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 10 टू 24 240 250 25 रुपये वाला और 200 यूनिट 24.5 वाला। ठीक है, यस भैया, ओके। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि इशू कर दो 180 यूनिट 16 तारीख को, 16/10 को 180 यूनिट जाना है। 180 यूनिट में सबसे पहले भाई 10 यूनिट जाएगा 24 रुपये वाला। ठीक है, अभी भी 170 बचे, तो 170 जो है वो 25 रुपये वाले में से जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 4250। 250 में से 170 यूनिट चले गए, तो यहाँ पर 80 यूनिट बचे 25 रुपये वाले और 200 यूनिट बचे हैं पूरे 24.5 वाले, 2000। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आती है क्या, यहाँ तक की बात समझ में आती है क्या? यस भैया, 16 तारीख की कहानी हो चुकी। ठीक है, इसके बाद 20 तारीख को रिसीव हुआ सप्लायर से 240 यूनिट, रेट क्या था 24.75, तो 240 यूनिट इंटू 24.75, तो ये आ जाएगा 5940। ये हम लोग को रिसीव हुआ। यहाँ लिख दो फीफो बेसिस पे, पहले से जो थे वो ऊपर रहेंगे इसी सीक्वेंस में, और जो अभी आए उनको पीछे रख दो, नीचे डाल दो। ठीक है, ये हो गई 20 तारीख को। 24 तारीख को इशू हुआ 304 यूनिट, तीन सौ चार यूनिट इशू करना है तो पहले 80 यूनिट्स निकलेगा 25 वाला, फिर 200 यूनिट निकलेगा 24.5 वाला। अब 280 निकल गया है 304 यूनिट में से, 304 यूनिट में तो बचा हुआ 24 यूनिट जाएगा 24.75 वाले में से, 24.7 इंटू 24 594। तो अगर 240 में से 24 यूनिट जा चुके हैं यानी कि 216 यूनिट बचेंगे 24.75 वाले, तो ये आएगा 5346, 5346। बोलो यस, यस भैया यस। इसके बाद रिसीव हो रहा है सप्लायर से 320 यूनिट 24.5 में, में
तो ये हो जाएगा 7840। 7840 का सामान हम लोगों को फिर से रिसीव हुआ। अगेन फीफो बेसिस पे लिख दो, तो पहले से 216 यूनिट 24.75 वाले पड़े हुए थे उनको ऊपर रख दो, और 320 यूनिट 24.5 वाले जो हैं उनको नीचे रख दो, क्योंकि फीफो बेसिस यूज कर रहे हैं। फिर 26 तारीख को 112 यूनिट इशू करना है। 112 में पूरा 24.75 वाले में से निकल जाएगा। यस, तो ये आएगा 2772। 216 माइनस 112, तो ये हो जाएगा 104। 24.75 वाले बच गए। 320 यूनिट 24.5 वाले। ठीक है, ये हो गई 26 तारीख की कहानी। फिर अब 27 तारीख के तो देखो डबल ट्रांजेक्शन है। कैसे डबल ट्रांजेक्शन है? एक रिटर्न टू स्टोर्स 12 यूनिट आएंगे और 8 यूनिट जो है वो शॉर्टेज में भी जाएंगे। तो 12 यूनिट 24 पॉइंट कितने वाले 24.5 वाले वापस आएंगे। बारह यूनिट 24.5 वाले वापस आएंगे। तो 12 यूनिट अगर 24.5 वाले वापस आ रहे हैं, यानी कि 294 का स्टॉक बाहर आ रहा है। अब ये जो वापस आ रहा है ये गया भी पहले होगा, फीफो बेसिस पे पहले गया होगा, अब वापस आ रहा है मतलब ये पुराना सामान है, तो इसको अभी ऊपर रखो ताकि तुरंत बिक जाइए। इसको अभी ऊपर रखो, फिर इसके नीचे बाकी को रखो। ठीक है, अब इसके बाद शॉर्टेज की एंट्री। शॉर्टेज की एंट्री बाद में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले रिटर्न है फिर शॉर्टेज है। तो 8 यूनिट, क्योंकि सोच के देखो रिटर्न वापस आ जाएगा पहले दिन के बीच में, और रात को जब काउंटिंग करेंगे तब पता चलेगा कि शॉर्टेज हो रहा है, तो इसके पीछे लॉजिकल पॉइंट है। तो 8 यूनिट का शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, 27/10 कोई 24.5 वाले में से ही निकलेगा ये फीफो बेसिस में, भले कहीं से भी लॉस हुआ। फीफो बोलता है हमारा राज चलेगा यहाँ, हम यहाँ के बादशाह हैं। ठीक है, डन। अब इसके बाद लास्ट एंट्री है 28 तारीख को रिसीव फ्रॉम सप्लायर 100 यूनिट 25 रुपये वाला। तो 28 तारीख को 100 यूनिट रिसीव हुए 25 वाले, यानी कि 2500 रुपये। तो सब चीज़ें सुन लो, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें सेम होगी। यहाँ पर एक एंट्री और ऐड हो जाएगी। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें यहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट करके लिखना। यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें फिर से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके लिखना, उसके एडिशन में एक और एंट्री लिखना 100 इंटू 25 2500। ठीक है, तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बनेगा? 2500 प्लस 7840 प्लस 2574 प्लस 98, तो 13,012 रुपये आपका क्लोजिंग स्टॉक बनेगा एज पर फीफो मेथड। 13,012 रुपये। यहाँ पर मैं लाइनिंग कर देता हूँ हर ट्रांजेक्शन के बाद, तुम लोग के लिए क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने हर ट्रांजेक्शन के बीच में लाइनें खींच दी है ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी रहे। बाकी तुम्हारा लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं लिखा नहीं हूँ। ये तीनों को तुमको एज इट इज पहले लिखना है, 104 और 320 इंटू उसके रिस्पेक्टिव रेट, उसके नीचे 100 इंटू 25 लिखना है। तो वो चारों मिला के तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा लास्ट कॉलम में। वो जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फिर लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, दैट इज सोल्यूशन नंबर 11। ठीक है, और दिस इज योर लास्ट पेज ऑल्सो।
पेज नंबर 13 आई थिंक सो। पेज नंबर का भी तुम लोग देख लेना क्या सिचुएशन है, पेज नंबर 13 होगा। तो ये तुम्हारा बेटा ऑलमोस्ट 2 आवर्स के सेशन में हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। तो देख लो 2 घंटे के अंदर विद एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। अब डेफिनेटली तुम अगर एक्सप्लेनेशन पोर्शन को हटा दो और प्रेजेंटेशन पार्ट उसमें डाल दो तो मोटा मोटा तुमको भी 1 आवर 45 मिनट्स 1 आवर 40 मिनट्स में ये सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस के हो जाने चाहिए। ठीक है बच्चा बाटी, यस ओके। तो इससे तुमको बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, क्वेश्चंस और एक आर्ट वेराइटी के तुम लोग नए टाइप के किए होंगे इन चैप्टर्स स्पेसिफिकली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।